नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। आप लोग वाकई तो नहीं सीरियस हुए हुए कहीं पढ़ने के बारे में? खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गए? चलें, असल में मेरे सामने है 3-4 तरह के ऑडियंस, और जो सामने नहीं है कैमरे वाले, जो बीच में शुरू की 3-4 दिन की वीडियो फेसबुक पे भी जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एहसास होता है कि नहीं अब तो पढ़ने का टाइम आ गया, और बाकी अगर लोग पढ़ रहे हैं, क्लासें शुरू हो गई हैं तो फिर आना चाहिए। तो नॉर्मली पहले दिन ज़रा आवाम ज़रा मुनासिब तादाद में, फिर आहिस्ता 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 ना जोश डेवलप होता है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब फास्टैग किया साल पहले तकरीबन इसी तरह से, तो पहले दिन शायद थे 11 बच्चे और वो बैच 100 पे एंड हुआ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूसरों को बताया कि भाईजान हो रही है पढ़ाई, मतलब वाकई हो जाती है, तो फिर जो है ना वो दूसरों में भी एक जोश जागा। तो ऑडियंस 3-4 तरह की है। कुछ वो लोग जिनके लिए असल में ये है द प्योर ऑडियंस, वो जो पीआरसी के पेपर देके और उनका या नवंबर या दिसंबर में रिज़ल्ट आ गया, और अब वो सोच रहे हैं कि हम बजाय इसके कि 3-4 महीने 2-3 महीने फिल्में देख देख के गुजारें, हम कम से कम अपना एक आध पेपर, जो नवंबर में फ़ारिग हो गए वो 2 पेपर प्लान कर रहे होते हैं, जो दिसंबर में फ़ारिग हो गए होते हैं वो नॉर्मली 1 पेपर प्लान कर रहे होते हैं कि हम 1 पेपर अपना कम से कम दे दें, और ताकि हम कैफ़ की जंग में जो है वो शामिल हो जाएँ। तो एक तो वो पीआरसी के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बिज़नेस लॉ का लफ्ज़ सुनना है और हमने वहाँ से कहानी शुरू करनी है। दूसरे वो स्टूडेंट जो यहाँ चलती हुई ऑलरेडी जो क्लास है उसमें सेशन के स्टार्ट में बड़े जोश में आते हैं, 10-12 दिन बाद उन्हें एहसास होता है कि नहीं इतनी ज़्यादा जोश की क्या ज़रूरत है, फिर सर्दी आ जाती है, फिर धुंध हो जाती है, फिर बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर कोई छुट्टी आ जाती है, फिर गवर्नमेंट को पाबंदी लगा देती है, फिर कुछ ऐसा होता है कि उनका पढ़ने का दिल ही ख़त्म हो जाता है। अब वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ हमें पढ़ाई से बचाने के लिए हो रही है। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ठंडे पड़ जाते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस टाइम पे वो रीवैम्प कर सकते हैं। कम से कम टाइम में वो अगर अपने सिलेबस को रिवाइज़ करना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं तो यस वो आ सकते हैं। तो वो लोग जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे थे, हमारे पास पढ़ रहे थे या कहीं भी पढ़ रहे थे, और अब उनको एक चांस नज़र आ रहा है कि हाँ भाई 1.25 महीने के अंदर अंदर पूरा सिलेबस फास्ट फॉरवर्ड में कवर होने लगा है, और इस दफ़ा उन्होंने इरादा भी कर लिया है कि वो क्या वो आज से पक्का पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे कहते कहते जो है ना वो, बल्कि अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह तो नहीं करनी आती, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैं बैठे बैठे ना अपने मोबाइल पे ही स्क्रीन पे लिखा वो कल से पक्का पढ़ेंगे, फिर कल को काट के आज से पक्का पढ़ेंगे, उसका स्क्रीनशॉट उठा के शेयर कर दिया। मैंने कहा भाई अब ग्राफिक्स बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि शायद ये इसी से ही तो वो लोगों को बड़ा पसंद आया कि सर वो जो आपने जो जिस तरह से कल को काट के आज वो लिखा था तो बड़ा अच्छा लगा, हम आज को काट के कल दोबारा लिखने लगे हैं, वो हमें अच्छा लग रहा है। तो दूसरे ऑडियंस वो हैं जो चलती हुई क्लास के स्टूडेंट जो कि बीच में सोच रहे हैं कि चलो ठीक है हमारी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी, वो जो पीछे रह गए। तीसरा वो जो साथ साथ चल रहे थे लेकिन अब उन्हें नज़र आ रहा है कि अब मैं किसी भी दिन आके अपने किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में रिवाइज़ कर सकता हूँ। मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, प्री रिज़ल्ट की क्लास हमारी ख़त्म हो गई लास्ट वीक, तो लास्ट वीक क्या तकरीबन लास्ट डे ही ख़त्म हुई है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि बजाय इसके कि मैं घर बैठ के सोचूं कि मैं इस टाइम पे को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करूँगा, एक आध दिन में उन्हें समझ आ गई कि घर बैठ के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो फास्टेस्ट वे पढ़ने का यही है कि आप एक क्लास के साथ पढ़ें। तो ये दूसरी तरह के स्टूडेंट। तीसरी तरह के वो मतलब ये 3 तरह के हो गए, 2 एग्जिस्टिंग वाले। चौथे वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछली दफ़ा पेपर दिया, रह गए और सोचा कि ये पेपर तो खुद से हो जाएगा, ये रह गया है तो मैं थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करूँगा, हो जाएगा। अक्टूबर गुजरा, बल्कि सितंबर के एंड पे कहानी आई, सितंबर एंड गुजरा, अक्टूबर गुजरा, नवंबर के स्टार्ट में रिजल्ट आ गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, नया साल शुरू हो गया, पढ़ाई शुरू नहीं हुई जो सेल्फ पे होनी थी। तो उन्हें समझ आ गया कि नहीं भाई ये जो है ना ये खुद से नहीं होना, इसके लिए किसी जगह पे क्लास में जहाँ बड़े जोशो खरोश में चीज़ें चल रही हैं वहाँ चली जाए, और ख़ासतौर पर ऐसी जगह जहाँ बिगनर बच्चे बैठे हों जिनकी आँखों में एक चमक हो। तो इस वक्त जो है ना मैं इस पूरे सेशन, मेरी अजम्पशन ये होगी कि आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो लॉ आता है, वरना क्या होगा कि क्लास में कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, कुछ कम पढ़े लिखे लोग होंगे। अगर मैं अलग अलग वेरिएशन लेके चल रहा हूँगा तो लोग फिर थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हम इसको फास्ट ट्रैक में, हमारी अजम्पशन ये होगी कि तमाम जो सामने यूज़र्स हैं वो बिगनर हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले समझना है फास्ट ट्रैक क्यों और क्या इसकी ज़रूरत भी है। तो हो सकता है आज मैं क्लास से 2-3 बच्चे भगा दूँ कि वो कहेंगे नहीं जी सर ने मना कर दिया कि क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो फास्ट ट्रैक क्यों?
फिर हम समझेंगे कि फ़ास्ट ट्रैक का हमारा क्या स्केड्यूल होगा, हमारी इसमें टेस्टिंग किस तरह से होगी, हम कौन सी किताब को यूज़ करेंगे, हम किस तरह से लेके चलेंगे। बट आज का जो मेनली सेशन है वो एक मोटिवेशन सेशन है कि क्या इस वक्त फ़ास्ट ट्रैक में चीज़ें की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। तो सवाल ये है कि वाई फास्ट ट्रैक। पीआरसी वालों के लिए फ़ास्ट ट्रैक एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो एक कम टाइम में एक छोटा सा मुनासिब साइज़ का पेपर कवर कर सकते हैं। बीइंग एन इंस्टीट्यूट एसबीआई ये मानता है कि ये जो 8 पेपर हैं कैफ के, इनमें से 3 पेपर ऐसे हैं जिनके सिलेबस बाकियों से थोड़े से हल्के हैं, बी लॉ, सी लॉ और टैक्स। नॉर्मली ये 3 पेपर प्रिज्यूम किए जाते हैं, अगर कोई भी बच्चा कम्बिनेशन बना रहा होता है सब्जेक्ट का, तो इन 3 सब्जेक्ट्स का है कि इनकी अगर मिक्सिंग हो तो थोड़ा सा लाइट सा लग रहा होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग टाइप के सब्जेक्ट, FR1 टाइप के सब्जेक्ट, FR2, MFA, ऑडिट, ये नॉर्मली ज़रा भारी सब्जेक्ट हैं, बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारी अजम्पशन ये होती है कि हम थ्रू आउट हम लोग R1 कॉस्ट भी फास्ट ट्रैक में करा सकते हैं। मैंने पिछले सेशन ICAP में 5 दिन में कॉस्ट अकाउंटिंग सारी कवर कराई है। लेकिन वही वाली बात है कि हम करा सकते हैं, एक और बात है वो उन ऑडियंस के लिए था जिन्होंने पूरे सेशन पढ़ा हुआ था। जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनके लिए FR1 या कॉस्ट हमें लगता है कि ग्रुप ए में से ज़रा ज़्यादा भारी हो जाता है। अच्छा, कमती लॉ पहले ग्रुप बी में होता था, अब कमती लॉ भी ग्रुप ए में आ गया, यानी कि कमती लॉ आज़ाद हो गया है कि अब कमती लॉ कभी भी उठाया जा सकता है। तो बी लॉ, सी लॉ या टैक्स, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट उठाया जा सकता है। तो हो सकता है आपके लिए ये न्यूज़ नहीं हो। अक्सर लोगों को भी सही से आइडिया नहीं है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन जब ICAP ने ग्रुप AB की ख़त्म की तो इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ था वो था कि कमती लॉ आज़ाद हो गया। अब कमती लॉ एक बिल्कुल बिगनर बच्चा भी उठा सकता है। तो आज हमारे बी लॉ के 2 फास्ट ट्रैक के बैचेस बन रहे हैं, टैक्स के 2 फास्ट ट्रैक के बैचेस हैं और एक सी लॉ का बैच भी है। तो 5 फास्ट ट्रैक्स हैं जिनमें से 2, एक बी लॉ और एक सी लॉ मेरे ज़िम्मे हैं और बाकी जो है वो सर फ़ारूक हैं, सर अली इमरान है, सर उसामा वहीद हैं। तो इनके अलग अलग बैचेस हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स प्रिज्यूम किए जाते हैं कि ये लाइट वेट हैं, ये किए जा सकते हैं। करने वाले लोग अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, करने वाले लोग कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन का जिक्र करूं तो रादर देन कि वो एक बड़ा मुश्किल टारगेट उठाएं, वो एक ऐसा टारगेट उठाएं जो डूएबल हो। अब सवाल ये कि क्या 40 दिन 35 दिन में सब्जेक्ट हो जाता है? क्या सवा महीने में हो जाता है? ये उन बच्चों से पूछें जो 3 महीने से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो उन्होंने अगर पढ़ना होगा तो वो कितनी देर पढ़ेंगे? उतनी ही देर जितनी देर आप पढ़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी टीचर ने 3.5 महीने पहले उनको एक टॉपिक कराया था और आज वो बेचारे बैठ के उसको रिवाइज कर रहे होंगे। और आपको इस बैच में टीचर अभी टॉपिक कराएगा और आप अभी रिवाइज कर रहे होंगे। टाइम मैनेजमेंट की जितनी भी स्ट्रेटेजीज है ना, उसमें सबसे मशहूर स्ट्रेटेजी है फोकस। मगर मैंने एक किताब अगर लिखनी है और मैं हर दिन 1-1 घंटा किताब को दूं तो 6 महीने में जाके शायद मैं अपनी एक किताब 600-700 सफ़े वाली उसको कंप्लीट कर पाऊंगा, अगर मैं हर दिन 1 घंटा दूं। फोकस स्ट्रेटेजी ये कहती है कि मैं बीच में किसी टाइम पे कोई मिड टर्म है, कोई क्लास में छुट्टी है, 5-6 दिन मेरे पास इकट्ठे आ गए, मैं 5-6 दिन के लिए लाहौर से गायब हो जाऊँ, किसी सहरा में जाके अपने आप को किसी रेस्ट हाउस के कमरे में बंद कर लूँ, अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दूँ और वो 5 दिन में सिर्फ उस किताब पे काम करूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 5 दिन में किताब महीने में नहीं बनेगी। क्यों? फोकस। मैं उठते बैठते दिन के 11, 12, 13, 14 घंटे उस किताब को दे रहूँगा, मुझे ख्वाब भी उस किताब के आएंगे, जब उठूंगा तो भी उसी के बारे में सोच रहूँगा, तो थ्रू आउट उसी की तरफ फोकस होगा। जबकि 24 घंटे के एक भरपूर दिन में अगर मैंने जो है वो 1 घंटा, जब मैं किताब लिखने के लिए पहले तो अपने सिस्टम तक नहीं पहुँच पाऊँगा, सिस्टम पे पहुँचूंगा अचानक से ईमेल आ जाएंगे, पॉपअप्स आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज होगा, उसको देख के साइड पर करके फिर बैठने लगूंगा, सोचूंगा कल क्या किया था, अच्छा हाँ कल उस टॉपिक पर, उस टॉपिक पर जाके देखूंगा, अच्छा यहाँ तक लिखा था, कैसे सोच के लिखा था, किस तरह से लिखा था, आगे लिखना है। आधा घंटा तो इसी माहौल बनाने में लग जाएगा और आधे घंटे में जब काम कर रहा हूँगा तो मुझे पता होगा कि बस अब आगे मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, तो वो काम भी सही से नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक स्टूडेंट जो 6 महीने में 3 सब्जेक्ट उठाता है और एक स्टूडेंट जो 2 महीने में 1 सब्जेक्ट उठाता है, जो 2 महीने में 1 सब्जेक्ट उठाता है ये कन्फर्म पास करता है, और जो 6 महीने में 3 सब्जेक्ट उठाता है वो पास नहीं करता। अक्सर केसेस में वो उसके पास रेट कम होता है और फास्ट ट्रैक का पास रेट ज़्यादा होता है। फास्ट ट्रैक का हमारा कभी पास रेट 70% से कम नहीं हुआ, बहुत हैवी तादाद है। इसलिए कि फास्ट ट्रैक में लोग पहले दिन से माइंड बना के आए होते हैं कि अब हमने पढ़ना है और डेली बेसिस पे पढ़ना है।
और जब आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना, जो 3 सब्जेक्ट वाला है वो तो कभी जनाब FR1 उठाता है तो सोचता है कि वो लॉ हाथ से स्लिप हो रहा है, लॉ उठाता है तो वो उसको टैक्स की टेंशन होना शुरू हो जाती है, टैक्स का टेस्ट तैयार करता है तो FR1 में पीछे रह जाता है, FR1 के लेक्चर कंप्लीट करता है तो बी लॉ आउट हो जाता है। हर दिन वो घर जाके 3 दफ़ा किताबें बदलता है और उसके बाद से फिर इरादा बदलता है और सो जाता है कि कल से पक्का पढ़ेंगे, वो कल कभी भी नहीं आती। तो एक बात तय है कि जो फोकस स्ट्रेटेजी है ये टाइम मैनेजमेंट की बड़ी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपने कभी भी कोई काम करना हो ना, मैं आपको बताऊं, अब ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है, जब आपके पास आखिरी 1-1.5 महीना होता है तैयारी के लिए, कुछ लोग क्या करते हैं हर दिन 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और 1 महीने बाद भी कुछ भी नहीं पढ़ा होता उन्होंने। कुछ स्टूडेंट वो कहते हैं कि ये 3 दिन मेरे टैक्स के नाम, और वो जब 3 दिन सुबह शाम टैक्स पे काम करते हैं ना, तो 3 दिन के बाद 70% सिलेबस उनकी ग्रिप में होता है। ये तजर्बा हम ICAP में करते हैं। ICAP में एंड ऑफ सेशन में रिवीजन क्लासेस होती हैं, हर दफ़ा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट पे वो इनवाइट करते हैं। तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम 5 दिन 3.5 घंटे टाइप की क्लास करते हैं, 3.5 से 4 घंटे की। और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपने ये 5 दिन इस सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बहुत सारे स्टूडेंट डे 1 पे आके मिलते हैं, सर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरी 10% तैयारी नहीं है। मैं कहता हूँ अच्छा फिर ये 5 दिन कम से कम आप हमें दे दें, आपने और कुछ नहीं करना। आखिरी दिन आखिरी सेशन के बाद वो बच्चे आके कहते हैं सर 70-80% तैयार हो गया, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते थे और घर जाके 6 से 8 घंटे पढ़ते थे। तो फोकस स्ट्रेटेजी इस कि अगर आप कम टाइम सिलेक्टेड चीज़ को दें और आप बार बार उसी को सोचें तो आपकी उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है। कंग फू के प्रिंसिपल्स भी यही कहते हैं कि अगर आपने एक ही एक्शन जो बार बार रिपीट किया वो बहुत बेहतर, 1000 एक्शन से बेहतर है एक एक्शन जो 1000 दफ़ा किया जाए। तो फोकस स्ट्रेटेजी, तो फास्ट ट्रैक फोकस स्ट्रेटेजी पे पूरा उतरता है कि एक PRC से फ्री हुआ हुआ बच्चा जब जज्बाती है, जोशीला है और वो कह रहा है कि बस अब मैंने कुछ करना है, तो उसके सामने एक सब्जेक्ट नज़र आए और वो एक सब्जेक्ट को उठाए और उसको हर दिन के 2 घंटे क्लास में दे और क्लास के बाहर 3 से 4 घंटे दे। ज़िंदगी भी सुकून से गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की तरफ आएगा भी, और फिर क्या होगा, वो अपना वो पेपर पास करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगली दफ़ा के उसके कम्बिनेशंस, उसके पास थोड़े से और ऑप्शंस आ जाएंगे, वो अपने पेपर्स में थोड़ा सा जल्दी आगे प्रोग्रेस कर लेगा। तो रादर देन के 2 महीने बैठते इंतज़ार करते, मार्च अटेम्प्ट गुजर जाती और उसके बाद फिर हम अप्रैल में जाके पढ़ाई शुरू करते, हमारे पास चांस है कि हम कम से कम एक पेपर माइनस कर लें, ताकि हमें गिनती में नज़र आ रहे हों कि अब कैफ में बस ये 7 बकाया पेपर रह गए हैं जो हमने करने हैं। तो फास्ट ट्रैक क्यों है, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि फास्ट ट्रैक की अपनी मिथ है, फास्ट ट्रैक का अपना एक अप्रोच है। तो ये जो आपकी फोकस स्ट्रेटेजी है जिसमें आपने एक सब्जेक्ट, कम सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं लेकिन ज़्यादा ध्यान से पढ़ने होते हैं, इसमें चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि अगर आप क्लास के पैटर्न के साथ साथ चलेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट 6 महीने पढ़ने वालों से बेहतर आएगा। क्या आप 6 महीने पढ़ने वालों से ज़्यादा पढ़ सकते हैं 2 महीने में? आप यकीनन ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि 6 महीने में उनकी इतनी तो छुट्टियाँ आ जाती हैं, फिर रिजल्ट से 1 हफ़्ता पहले उन्हें रिजल्ट की टेंशन रहती है, रिजल्ट के 1 हफ़्ते बाद रिजल्ट पे गमगीन रहते हैं। अपना रिजल्ट अच्छा भी आ जाए तो दोस्तों के रिजल्ट पे गमगीन रहते हैं। फिर क्लासें शुरू होने के 5-10 दिन तक तो सोचते हैं कि इतनी जल्दी पढ़ाई का क्या करना, अभी तो पेपर दिए थे। आखिरी महीने के करीब अपने लेक्चर्स इकट्ठे करते रह जाते हैं, फिर सेशन के बीच में पेंडिंग लेक्चर्स पे चले जाते हैं, टेस्ट नहीं दे पाते और अल्टीमेटली क्राइसिस। अगर मेरा बस चले ना, अगर मजबूरी ना हो, तो बी लॉ सिर्फ 2.5 महीने की ही क्लास हो, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी हो जितनी बर्दाश्त कर सकें। जब हम 4-4.5 महीने पे स्प्रेड कर लेते हैं तो लोग आवाज़ार होकर बीच में स्किप हो जाते हैं। अब हमारी जो क्लास में बिल्कुल आखिरी दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं वो ना होने के बराबर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना इंटरेस्ट लूज आउट कर चुके होते हैं। तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आपको इतने दिन नहीं पढ़ना, लेकिन जितने दिन पढ़ना है बड़ा अच्छा पढ़ना है। मैं स्केड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा, स्केड्यूल के मुताबिक चलना है। तो वो लोग जो PRC से हैं वो भी, और वो लोग जो कि रिपीट कर रहे हैं, अगर रिपीट कर रहे हैं और आपने सोचा था रिजल्ट आने पे कि जी मैं इस दफ़ा सेल्फ पे दूंगा बी लॉ, और अभी तक आप लोगों ने नहीं तैयारी शुरू की, तो फिर कम से कम ये फास्ट ट्रैक वाले दिनों में मेरे साथ साथ तेज़ी से चलना है। ये 40 दिन तो लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसका मैप दिखाऊंगा तो इस 40 दिन के अंदर भी हम लोगों ने चीज़ें कवर करनी है। 40 दिन बाशमूल एक एडिशनल रिविजन के है, जो इन पे 12-13 दिन फास्ट ट्रैक पर रिवीजन होगी। इफेक्टिवली हमने वर्किंग डेज 27 से 28 है। तो अब आगे कुछ सवाल है। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमारे क्वेश्चन है कि क्या मुझे कैफ 4 इस टाइम पे उठाना चाहिए, इस स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच में शामिल क्या क्या है,
बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे, इश्यूज, एनालिसिस, टेक्निक्स क्या है इस पेपर को पास करने के लिए। और अगेन मैंने कहा कि मेरी अजम्पशन ये है कि इस क्लास में चाहे रिपीटर बैठे हुए हों, चाहे एग्जिस्टिंग क्लास के स्टूडेंट बैठे हों, मेरा फोकस होगा बिल्कुल न्यू स्टूडेंट पे। मैं एज्यूम करूंगा कि सामने किसी को कुछ नहीं आता, मैं ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी को हल्का आता है तो उसको भी फ़ायदा हो जाए, किसी का टॉपिक रेगुलर क्लास में मिस हुआ उसका भी फ़ायदा हो जाए, और सामने जो लोग हैं उनको मैक्सिमम एडवांटेज हो सके। क्या मुझे कैफ 4 इस टाइम पे उठाना चाहिए? क्या इस टाइम पे कैफ 4 उठाना चाहिए या यशी करनी चाहिए? अब यहाँ शुड आई, अब आप हैं सामने, तो क्या शुड यू चूज कैफ 4 एट दिस टाइम? ये सवाल है बिगिनर बच्चों से। क्यों उठाना चाहिए इस वक्त बिजनेस लॉ? आप ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं, अगले 2 महीने बहुत मस्त हैं आराम से। एनिमल अभी तक नहीं देखी होगी आपने, आपके सीजन्स रहते होंगे, अभी इंतज़ार कर रहे होंगे बहुत सारी मूवीज़ के अच्छे प्रिंट आने का, सीज़न कोई किसी ना किसी का कोई नेक्स्ट आने वाला होगा। फिर वो जो वो जापानीज़ अनाइम और वो चल रहे होते हैं एनीमे वगैरह, वो तो क्यों आपको ज़िंदगी से प्यार नहीं है? क्यों इस वक्त कैफ 4 क्यों बिजनेस लॉ? ये इजीली क्लियर हो सकता है और टाइम हमारे पास है। बात ये है कि यकीन माने आप इसके साथ भी फिल्में देख सकते हैं। अगर एक पेपर उठाया हुआ है ना एक नए स्टूडेंट ने, तो 2 घंटे क्लास के और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे घर जाके, ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कम भी हो सकता है किसी दिन 1.5-2 घंटे पढ़ रहे हो, तो दिन में से 6 घंटे निकालने के बाद जो 18 घंटे हैं उसमें जैसे मर्जी करें, जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। तो रादर देन, पता है खाली फिल्में देखने से बंदा बोर हो जाता है, तो कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़िंदगी में चलती रहे ना, तो मज़ा आता है, ज़िंदगी का मकसद भी होता है। अब वो क्वालिफाई होते साथ ही ना एकदम से होता है, अरे वाह सर से एक वज़न हट गया, फिर अगले दिन होता है कि यार क्या मतलब, कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐसे क्या। तो ज़िंदगी का मज़ा तो पढ़ने में, पता नहीं आपने शायद कुछ और सुना हुआ है, लेकिन तो ज़िंदगी का मज़ा तो पढ़ने में, पढ़ाई रहे साथ साथ। तो ये बिल्कुल भाई ने सही बात की कि मेरे पास टाइम है। यस, आपके पास इतना टाइम है कि आप अय्याशी भी कर सकते हैं और आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। जो लोग सीए में नए हैं, मैं उनको बता दूं कि वो स्टूडेंट जो रेगुलरली 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ता है, उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मौजूदा स्टूडेंट है वो बताएंगे कि चूंकि उन्होंने 3 से 4 घंटे वो रेगुलर नहीं पढ़ा, तो इस वजह से वो आज परेशान है। जब उन्होंने 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ा, उनको मसला नहीं होता। सीए में ये मिथ बनी हुई 18 घंटे पढ़ना होता है, 17 घंटे पढ़ना होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ रेगुलर पढ़ना होता है। 3 से 4 घंटे जो बच्चा जो भी लेवल पे है, कैफ में या सी फैप में, अगर वो 3 से 4 घंटे डेली पढ़ रहा है रेगुलर, तो वो पेपर पास कर सकता है। तो ये 3 से 4 घंटे की आदत हम आज एक पेपर में डाल लेंगे और आगे ये थ्रू आउट कैफ आपको काफ़ी काम आएगी। तो क्या इस वक्त मुझे कैफ 4 उठाना चाहिए? हाँ जी, उठाना चाहिए। क्यों, क्या रीज़न है आपके पास? टाइम है और ये इजीली किया जा सकता है। क्या ये इतना इजी है? ये इतना इजी नहीं है। क्लास में कोई सीनियर बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये देखने में इजी है, ये इतना इजी नहीं है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि बी लॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतना इजी है कि फेल हो जाता है, इतना इजी है कि आराम से फेल हो जाता है, इतना इजी है कि बंदा ऐसे छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देता रहता है और एंड पे याद आता है अरे ये भी तो रहता था। इसको एक बास्केट में डाल के ऐसा भूल गए होते हैं कि आखिरी महीने में बास्केट ओपन होती है तो अंदर पूरा बीलो पड़ा हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज उनकी बीलो की प्रिपरेशन 15% है और जनवरी स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक सेवियर बैच है। तो वो बल्कि कल फेसबुक पे किसी बच्चे ने एक जगह पे वो तस्वीर लगाकर कमेंट किया हुआ था कि वो बस अब ये आखिरी मौका आ गया, अब ये नहीं होना, ये अब वो क्या है पता नहीं, मौजा लुट लो और ये बैच आ गया और अब जो है ना पता नहीं क्या कर लेना है। पता नहीं वो बच्चा है भी या नहीं, लेकिन वो कम से कम एक्साइटेड बड़ा हो गया था कि यस मुझे फिर से चांस मिल सकता है अगर मैं सीरियस हुआ। तो इतने कम टाइम में ना आपके अंदर का सीरियस जो इंसान है वो सीरियस रहेगा इंशाल्लाह, वो साथ साथ पढ़ेगा। तो यस ये एक राइट टाइम है। लेकिन सवाल ये है कि इस कोर्स को 40 वर्किंग डेज में करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट चाहिए, वो है बी लॉ। फिर एक जज्बाती टीचर चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला आपको सेशन के बीच में नज़र आएगा। आप ठंडे हो जाएंगे, मैं जज्बाती ही रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो एक जज्बाती टीचर चाहिए। फिर डेडिकेशन चाहिए, हर दिन की पढ़ाई चाहिए। मैं जो पढ़ाऊँगा मैं फिर आपको बताऊँगा कि आपने घर जाके कुछ चीज़ें लिखनी है, फिर आपने डेली बेसिस पे लिखना है। फिर जो टेस्टिंग को, उस टेस्टिंग को लेके चलना है, फिर हमारे स्केड्यूल को लेके चलना है। तो जिस तरह से भी मर्जी आप करें, किसी भी वीक के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोड नहीं है। हम तकरीबन 5 वीक्स पे डिवाइड करके
चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। किसी भी वीक में ज़रूरत से ज़्यादा लोड नहीं है। मैं रात तकरीबन 3-4 घंटे बैठ के इसके स्केड्यूल को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा था कि इसमें थोड़ा सा मार्जिन हो, सांस लेने का मौका हो, और लोगों को ये ना लगे कि बस ये तो एक जंग है और बस हर अगले दिन नहीं पहुँचा तो मैं मर जाऊँगा। तो लोड भी मुनासिब रहे, लेकिन इतना हल्का भी ना हो कि आप कहें चलो ये तो कोई बात नहीं, मैं कल परसों कर लूँगा। तो डेडिकेशन इज़ द थिंग जो आपको लाजमी चाहिए। नॉर्मली ये स्पेशल फास्ट ट्रैक बैच में चीज़ें क्या होती हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूं तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। 3 हमारे स्पेशल डिस्कशन सेशन होंगे। एक ओरिएंटेशन है, यानी कि आज 3 जनवरी वेडनेसडे को ओरिएंटेशन है। फिर हम अपने सिलेबस का एक बड़ा लॉ ख़त्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि तकरीबन आधे या उससे थोड़ा सा ऊपर सिलेबस है। हम उसके बाद एक मेगा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे अपने हाफ सिलेबस पे। उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन 2 घंटे तक जितने आपके सवाल होंगे उस पूरे एरिया से उन सवालों को हम लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक और मेगा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 3 फरवरी को, सैटरडे को। इसमें जो रिमेनिंग हमने पढ़ा होगा हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 स्पेशल डिस्कशन सेशन है आज, ओरिएंटेशन, एक हाफ सिलेबस का, एक फुल सिलेबस का, यानी कि जो बकाया हाफ सिलेबस है उसका। अच्छा जी, इसमें और क्या चीज़ें हैं? इसमें डेली की एक एक्टिविटी है, ये दिन है, ये हर वीक के ब्लॉक्स बने हुए हैं। हर वीक संडे पे ख़त्म हो रहा है। संडे हमने कहीं ऑन नहीं किया, सिवाय एंड पे जब रिवीजन चल रही है उस वक्त हमने संडे की बात की है। तो संडे हमेशा ऑफ, और कोशिश ये करें कि संडे पे पढ़ाई मत करें, सैटरडे को ही वो सारी पढ़ाई करके संडे का टारगेट पूरा कर लें, ताकि एक दिन ज़रा सांस लेने का हो। तो वरना ये है कि जब 7 दिन ही पढ़ते रहेंगे ना तो फिर आवाज़ार हो जाएंगे। तो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये इस वीक का ब्लॉक है, अगले वीक का ब्लॉक है। हर डे के आगे लिखा हुआ है कि उसमें हम क्या कर रहे होंगे, उसका टारगेट क्या है, और फिर उसके सामने लिखा हुआ होगा कि क्या उस दिन कोई टेस्ट तो नहीं है। तो डे वहाँ से उठाया जाएगा। अब जैसे पहला वीक है, पहले वीक में हम पहले चैप्टर को समझेंगे, फिर मैं आपको सॉल्व करने की टेक्निक वगैरह समझाऊंगा, फिर हम थोड़ा सा आगे पढ़ना शुरू करेंगे। फिर चूंकि पहला टेस्ट है तो उस पहले टेस्ट में आप लोगों को उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, ताकि थोड़ा सा आप ज़िंदगी में आएँ और आपको ज़रा टेस्ट देने की आदत पड़े। फिर आगे ऐसा टाइम आएगा कि आगे ज़्यादातर टेस्ट उन दिनों पे हैं जब साथ साथ कोई ना कोई हमारा लेक्चर चल रहा है। कोशिश की है कि कुछ ऐसे टेस्ट हों जो ज़रा तगड़े हों, तो वो उन दिनों पे डाले जाएं जिस दिन में आपकी पढ़ाई ना हो। लेकिन ये ज़्यादातर टेस्ट आपके उन दिनों पे होंगे जब पढ़ाई हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्लास जब स्टार्ट होती है तो क्लास से पहले सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक एक रूम एलोकेट हुआ होगा। आपने वहाँ जाके कहना है कि जी आज डे 4 का मुझे टेस्ट चाहिए, फ़लाना सब्जेक्ट का टेस्ट चाहिए। तो ये एक पैटर्न इस तरह से चल रहा होगा। तो ये टेस्ट कितने हैं? ये पहले 6 टेस्ट होंगे, फिर एक मिड टर्म होगा। वो जो हाफ सिलेबस आपने पढ़ा है वो हाफ सिलेबस पूरा का पूरा एक बड़े टेस्ट में लिया जाएगा। इस टेस्ट वाले दिन क्लास नहीं होगी। ये 3 घंटे का आईकेएफ वाले टाइम पे, आईकेएफ वाले पैटर्न पे होगा इंशाल्लाह। जिस तरह से आईकेएफ का पेपर सुबह 9 बजे होता है उसी तरह से 3 घंटे का होता है, उसमें रीडिंग टाइम होता है। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसी तरह से जब आप चलते चलते एंड पे पहुंचेंगे ना, तो यहाँ डे 40 लिखा है, इससे आगे कुछ था जो तस्वीर में नहीं आया, वो है आपका मॉक। ये वीक जब ख़त्म होगा 17 फेब वाला, तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपका ट्यूसडे को मॉक होगा, फुल लेंथ मॉक पूरी किताब का, फॉलोड बाय डिस्कशन सेशन। मॉक ख़त्म होगा, मॉक के फ़ौरन बाद उस मॉक के ऊपर सारी डिस्कशन होगी कि ये कैसे करना था, क्या था इसमें, किस सवाल का क्या जवाब था। तो और साथ साथ टेस्ट चल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं। 6 टेस्ट हुए, मिड टर्म हो गया, फिर मज़ीद 6 टेस्ट हुए, तो 12 रेगुलर टेस्ट हो गए, एक मिड टर्म हो गया, एक मॉक हो गया। तो 2 बड़े टेस्ट, और वो जो रेगुलर टेस्ट हैं वो 1-1 घंटे के टेस्ट हैं। फिर जब यहाँ ख़त्म हो के और आपको होगा कि हाँ भाई अब मैं ज़रा चीज़ों को रिवाइज करूँ, तो कुछ सेपरेट रिवीजन क्लासेस आपके पास, यानी कि मैं आपको 3 फरवरी से आगे फ़िज़िकल क्लास की कैद से आज़ाद कर दूँगा, लेकिन आप अपनी रिवीजन मोड में होंगे। कुछ 13 दिन की रिवीजन वीडियोस जिसमें कम टाइम में एक लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा, वो आपको मिलेंगी, और हर दिन की वीडियो से अगले दिन उसका टेस्ट होगा। ये थोड़ा सा इसमें एरर है। ये 12 दिन है, ये 13 दिन बनते थे, तो ये 40 नहीं 41 डेज पे चला जाता है। 41 डे पे जो है वो आपका रिवीजन टेस्ट होता है। तो 11 छोटे टेस्ट आप देंगे जिसमें हर दिन टेस्ट होगा। जी, ये रिवीजन क्लास तकरीबन 1 से 1.25 घंटे के दरमियान, यानी ये
उतना भारी काम नहीं है जितना पीछे चलता आ रहा है, करते हुए हैं। अब क्या होगा कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है तो क्या होगा कि सिलेबस बड़ी तेज़ी से आपके सामने गुजारा जाएगा और आपको दोबारा से मौका मिलेगा कि जो पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं आप उसको क्विकली रिवाइज करें और जल्दी से उसका टेस्ट दें। हर दिन एक चैप्टर औसतन, अब ज़ाहिर है 18 चैप्टर हैं और 13 दिन क्लास है तो ज़ाहिर है वो फिर कुछ दिन 2 चैप्टर्स भी होंगे, तो तकरीबन औसतन हर दिन एक चैप्टर और अगले दिन उसका टेस्ट, फिर चैप्टर उसका टेस्ट, फिर चैप्टर उसका टेस्ट। जी ये वाले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये रिवीजन, ये क्या होता है, हम एंड ऑफ सेशन पे एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव से रिवीजन रखते हैं। इस दफ़ा चूंकि ये वाला बैच भी चल रहा है, कुछ और भी हैं, तो इस दफ़ा एंड ऑफ सेशन पे वो वाली रिवीजन क्लासेस नहीं है, तो इसलिए ये वाली रिवीजन क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि होता ही है कि उस वक्त तक ना लोग फिर उसके बाद इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। अब ज़बरदस्ती अगर उन्हें बुला के क्लास में बैठाएँ तो फिर वो भी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में होंगी और मैं साथ में अवेलेबल हुआ होऊंगा कि किसी भी वक्त आप कहें नहीं सर हमें नहीं समझ आ रहा, हमें सवाल जवाब करने हैं कुछ और, तो जिस तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर सेशंस थे, इसके बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होंगे। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हुए हुए होंगे और फिर वो ओपन हुए हुए होंगे, वहाँ पर आपके जो सवाल हैं, अभी तो हर दिन जो हम पढ़ेंगे अगले दिन आपने आके पहले मेरे से सवाल पूछने, मुझे आगे जाने नहीं देना, अच्छी तरह से अपने सवालों के जवाब लेने हैं, समझने हैं और फिर हमने आगे चलना है। बात समझ आई? क्या इतने से दिन पढ़ के पेपर पास हो जाएगा? पक्की बात है, देख लें, मेरिट भी आ जाता है भाई। पिछले दोनों सालों में मेरे 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके फास्ट ट्रैक में मेरिट आए हैं और उन्होंने पढ़ा ही जनवरी में जाके, मतलब एक स्टूडेंट की तो कहानी बड़ी मज़े की है, वो तो सीए छोड़ के भाग गया था। सीए पढ़ रहा था तो वो मतलब उसने कैफ स्टार्ट किया तो सबने कहा लो भाई कैफ तो होता ही नहीं, तुम क्या आदमी हो क्या ये वो, और तुमसे तो होना नहीं, तुम्हारी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, फलाना फलाना। वो मायूस होकर बेचारा सीए छोड़ के चला गया, फिर हिम्मत करके दोबारा आया, फिर कोशिश की, नहीं हुआ और फिर छोड़ के घर चला गया। वो इसी तरह के फास्ट ट्रैक की कहीं ओरिएंटेशन उसने चलते फिरते कहीं सुन ली, वाकई जज्बाती हो गया। वो क्लास में नहीं आया फिजिकली, उसने सिर्फ ऑनलाइन वो क्लासेस ली, उसके पास नेट के भी मसले थे उसके घर में जिस इलाके में था, तो वो किसी और जगह जाता था, किसी और शहर या किसी रिश्तेदार की तरफ जाता था, वो वीडियोस डाउनलोड करके रखता था, फिर आके अपने पूरे हफ्ते का कोटा पूरा करता था, उसको तैयार करता था। और वो बंदा जो कि सीए छोड़ चुका था जनवरी के स्टार्ट में, वो सीए नहीं कर रहा था, उसने समझे जनवरी के मिड के आसपास शुरू किया। 9000 बच्चे अपीयर हुए थे अटेम्प्ट में और उसका मेरिट सर्टिफिकेट आया। तो अगर करने वाले में जज्बा हो तो फास्ट ट्रैक में मेरिट सर्टिफिकेट भी आता है। तो इससे पीछे हमारे मतलब यही बात है कि इन सब्जेक्ट्स में हमारे अक्सर जो मेरिट हैं वो फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट से आते हैं। अजीब सी बात है। अब रेगुलर क्लास के स्टूडेंट जो है ना मायूस नज़र आ रहे हैं उन्हें, क्योंकि हमारे क्यों नहीं आते। हाँ जी, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी अकाउंटिंग वर्सेस बी लॉ में चूज़ करना हो ना, तो लोगों को पता नहीं क्यों अकाउंटिंग से प्यार हो जाता है, तो बी लॉ ना बेचारा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन फास्ट ट्रैक का फ़ायदा ये है कि इसमें आपके पास होता ही वो काम का सब्जेक्ट है। हम सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर उठाएं, लेकिन अगर आप कहें सर मैं बहुत तेज़ बच्चा हूँ, मैंने जनाब अभी पीआरसी में 5 पेपर इकट्ठे दिए, मैंने 5 फड़का दिए, मैंने 3 महीने में ख़त्म कर लिया, मैं अच्छा लर्नर हूँ, मेरे एफएससीबी में 90% और उससे ऊपर नंबर है, सारा कुछ है, तो ठीक है, फिर हम आपसे कहेंगे फिर आप 2 सब्जेक्ट उठा लें। लेकिन हमारा बहैसियत इंस्टीट्यूशन जो मशवरा होता है वो ये होता है कि अगर आप दिसंबर एंड पे यानी कि जनवरी में अगर फास्ट ट्रैक उठा रहे हैं तो फिर आप 2 सब्जेक्ट्स की तरफ मत जाएँ, आप एक सब्जेक्ट उठाएँ। आप प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ाएं रादर देन कॉलेज का रेवेन्यू बढ़ाएं कि जी वो हमें तो बहुत खुशी होगी, हम तो 5 बैचेस ऑफर कर रहे हैं, आ जाएं आप, बी लॉ सी लॉ और टैक्स तीनों में आ जाएं, लेकिन आपके साथ जाती हो जाएगी। तो ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक उठाएं। और अगर एक शदीद जज्बाती बच्चा है जो बहुत मेहनत करता है और उसके रिजल्ट साबित भी कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप कहीं पीआरसी में मेरे से गलतियाँ हुई थी मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा, ये जज्बात नहीं चाहिए। जज्बात वो हो जिसके पीछे एक एविडेंस हो गया, हाँ सर मैं जज्बाती हुआ था और मैंने फिर फड़का फड़कू दी और अब मेरे इतने सारे पेपर पास हो गए, मैंने 3 महीने में 5 पेपर इकट्ठे पास कर लिए, मैंने ऐसे कर लिया, तो वो बच्चा फिर 2 पेपरों की तरफ आए। अदरवाइज 2 पेपर सिर्फ आप जज्बाती होकर उठा लेंगे और आखिरी महीने में आवाज़ार बैठे होंगे और खुदा ना खास्ता एक भी पास होने की प्रॉबिलिटी कम हो जाती है। तो हमारा रिकमेंडेशन 2 पेपर्स नहीं है, 1 पेपर है, लेकिन बहुत शदीद मेहनती आदमी अगर चूज़ करना चाहे तो वैसा कर। एक भाई ने ना घबरा के घड़ी की तरफ देखा कि 4 बजने में अब 5-1 मिनट रह गए होंगे, तो उनको एहसास हुआ कि इस क्लास में ना टाइम मुंजमद हो जाता है।
मैं ना कुछ ऐसे जादुई तरीके से पढ़ाता हूँ कि जो है ना वक्त थम सा जाता है। तो सोचें 2 घंटे डेली मेरे से पढ़ेंगे तो क्या होगा। इतना तो रेगुलर क्लास वाले नहीं पढ़ते जितना आपने पढ़ लेना है। ठीक है जी, ये वाला माइक ठीक है, यानी माइक यहीं रहेगा, वॉल्यूम अप कर दिया जाए, अल्लाह खैर करे। नहीं जी, इंतज़ामिया ने हमें कुछ सजेस्ट किया है जी। क्या आवाज़ आ रही है? क्या आवाज़ आ रही है? स्पीकर से आवाज़ आ रही है? स्पीकर से आवाज़ आ रही है। सारा जोश जो है ना ये माइक ख़त्म कर देते। अगर सर्दियों का मौसम ना होता तो माइक को साइड पे कर देते, लेकिन सर्दियों में गले की भी काफ़ी ज़रा मसले रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि उसके बाद आप आधी क्लासें जो है ना वो बड़ी वो बैठी हुई आवाज़ में सुने। तो अच्छा है कि आवाज़ ज़रा, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सिर्फ अपने इरादा करना है। अब आगे चलते हैं, बुक्स कौन सी फॉलो की जाए। एक अहम सवाल है कि अच्छा जी किताब किस तरह से फॉलो करें। जो नए लोग हैं उनको ये पता होगा कि आईकेप की अपनी किताबें होती हैं हर सब्जेक्ट में। आईकेप ने बड़ी कम्प्रीहेंसिव किताबें डेवलप करवाई हुई हैं और उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, सारा कुछ। लेकिन इस किताब को अब जागा है ये जी, वो इतना तो जज्बात में नवाज शरीफ वापस नहीं आया जितने जज्बात में ये माइक वापस आ गया। ठीक है जी, फास्ट ट्रैक अब आया ये फास्ट ट्रैक मोड पे। ये मोड चाहिए फास्ट ट्रैक के लिए। नहीं भाई ये तो शां शां की आवाज़ें करने लगा है। अभी क्लियर है? ठीक है। इसके बाद इसने वेरिएशन की तो हम इसे साइड पे कर देंगे ताकि हमारे जज्बात को ये वो ना करे। इसमें मैं लेट ही नहीं आऊँगा, ये फास्ट ट्रैक है। फास्ट ट्रैक में तो लेट आना गुनाह कबीरा है। ठीक है जी। इन्होंने कहा जी आप अगर किसी क्लास में लेट आएँ तो उसमें पेनल्टी होती है, तो अगर फास्ट ट्रैक में आप लेट आएँ, चूँकि इसकी नोयत फास्ट है तो वहाँ 20 मिनट लेट आने पे पेनल्टी होती है, यहाँ 10 मिनट लेट आने पे पेनल्टी होगी। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि एक भी ऐसा दिन ना हो जब वो पेनल्टी मुझे पड़े, चूँकि इसका पैटर्न और है इस क्लास का, इसमें हमने कम टाइम पे करना है। उसमें जो है वो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे होते ज़्यादा, तो जिस दिन मैं लेट आऊँ तो उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें खुशी हो रही होती है। तो यहाँ लेट आने पे तो दुख होगा। पता नहीं क्या आप लोग इतने जज्बाती हैं या नहीं है। मेरे ख्याल में से मैं बंद कर देता हूँ ये जो है ना। लें जी, उन्होंने कहा आखिरी दिन सर ने बिरयानी खिलानी है। इन्होंने जो है ना कोई बड़ी पुरानी कमिटमेंट कहीं से निकाल के रखी हुई थी। और आखिरी दिन पता है किसे कहेंगे? मॉक जब आप देने आएंगे तो मॉक की जब डिस्कशन नहीं मॉक नहीं है, रिवीजन जिस दिन सिलेबस एंड होगा। चलें जी, मैं वो तारीख भी बता देता हूँ, आप लोग अपने अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। 3 फरवरी सैटरडे, जब हम रिमेनिंग हाफ सिलेबस पे मेगा डिस्कशन सेशन रख रहे होंगे, तो ये 3 फरवरी को अपने अपने कैलेंडर्स में मार्क करके रख लें। ठीक है जी। उस दिन अच्छे बच्चों को बिरयानी मिलेगी। उसका कोई क्राइटेरिया रख लेते हैं ना, वो बच्चे कम से कम 8 टेस्टों में अपीयर हुए हों, ऐसे कर लेंगे। उस दिन जितने बच्चे आए होंगे मैं रिकॉर्ड निकाल के देख लूँगा, उनमें से जो जो कम से कम 8 टेस्टों में आया होगा वो बिरयानी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो 8 टेस्ट को बहुत ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है, फ़ायदा तो आपका ही है। 8 मिड टर्म के अलावा, मिड टर्म पे तो नंबरिंग ही नहीं डली हुई, आप देख रहे हैं ये देखें, मिड टर्म पे कोई नंबरिंग नहीं है। टेस्ट 6 के बाद नहीं, ये शर्त नहीं होगी, वरना तो फिर मैं अकेला ही खा रहा हूँ। क्योंकि जाहिर है कोई किसी टेस्ट में कमज़ोर होगा तो किसी टेस्ट में, तो हर किसी की वेरिएशन। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसे 3 फरवरी को, जिस दिन स्पेशल डिस्कशन सेशन है, 8 टेस्ट जिस बच्चे ने दिए हों और वो उस दिन क्लास में सामने फिजिकली नज़र आ रहा हो, तो उस बच्चे को जो है वो, और चूँकि 2 घंटे हमारी क्लास का टाइम है तो हम शुरू में गिनती करके उस वक्त भी अगर नुमाइंदे को भेजेंगे तो वो आएगा और प्रॉपर बस ठीक हो गया। तो ये 8 टेस्ट जो है ना ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो हो सकता है आप क्लासें छोड़ दें लेकिन टेस्ट अब शायद ना छोड़ें। ठीक है, अब किताब की हम बात करने लगे थे कि आईकेप की किताब जो है वो बड़ी रेगुलर है, वो सिलेबस को एक्सप्लेन करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो समझाते हैं, समझाते समझाते किताब का टेक्स्ट आ जाता है, फिर अचानक से एक एग्जांपल आ जाती है, फिर अचानक से कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाता है, तो जो यूज़र है वो उसकी तवज्जो ही
टूट जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने याद क्या करना है, समझना है क्या, किस तरह से। तो ऐसे में मैंने अपनी किताब में ये किया है कि जो नोट्स वाला पोर्शन है उसको अलग किया हुआ है, और जो उसके सवाल हैं या जो उसकी एग्जांपल्स हैं उसको अलग किया हुआ है, ताकि आपको टू द पॉइंट उतना मटेरियल मिले जितना नोट्स में मौजूद है। तो ये अब आपकी चॉइस है, अगर आप आईकेएप की किताब यूज़ करना चाहें तो वो सॉफ्ट में आपके पास आपके पोर्टल पे अवेलेबल होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी किताब यूज़ करना चाहें तो मेरी किताब जो आईकेएप की किताब की समरी बनी हुई है, और तकरीबन अल्लाह का शुक्र है पैन पाकिस्तान में जो एक दो ज़रा मशहूर किताबें उनमें से एक है, तो 2000 से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी थ्रू आउट अल्लाह का शुक्र है जारी होती हैं। इस दफ़ा हमने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल किताब बनाई थी जिसमें हमने नोट्स का पोर्शन अलग कर दिया था और क्वेश्चन बैंक को अलग कर दिया था। उससे थोड़ा और हौसला होता है कि किताब ज़रा थोड़ी सी पतली हो जाती है, थोड़ी बारीक हो जाती है, और उसके अंदर फिर एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस है। तो आप मेरी किताब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें तो आप आईकेएप की किताब जो है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आईकेएप की किताब पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा मैंने अपनी किताब में उन्हीं की चीज़ों को नोट्स फॉर्म में, बुलेट्स फॉर्म में डिवाइड किया है। चूँकि आप पहली दफ़ा हैं तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा बता रहा हूँ, वरना ऑडिट तक पहुँचते पहुँचते तो फिर बच्चों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो कहते हैं सर हमने तजर्बे करके देख लिए, 2 महीने आईकेएप की किताब में सर मारा है, समझ ही आ गया है कि टीचर ने अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो वो ज़रा इफेक्टिव है। तो किताब का नाम है बिज़नेस लॉ मेड ईजी। मकसद ये है कि बिज़नेस लॉ आपके लिए थोड़े सा आसान कर दिए जाएँ और आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स पास होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यही किताब पढ़ी होती है। मेरिट सर्टिफिकेट वाले बच्चे भी यही किताब को यूज़ कर रहे होते हैं। आईकेएप की किताब अच्छी है, लेकिन समझाने के लिए अच्छी है, याद करने के लिए, रटे मारने के लिए इस तरह की किताब काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिर एक और फ़ायदा होगा, जो किताब का टेक्स्ट है वो यहाँ सामने स्लाइड्स पे आ रहा होगा, तो आप उसको रेजोनेट भी कर सकेंगे। चूँकि यहाँ हमारे पास एलईडी अवेलेबल है, तो मेरी कोशिश होगी कि जो स्लाइड हैं वो थोड़ी सी कलरफुल सी हों। तो हम पहले कुछ चीज़ ग्राफिकली समझेंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक बोर सी स्लाइड आएगी जिसमें लिखा होगा जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, ताकि आप उसके साथ उसको रेजोनेट भी कर सकें। तो किताब आप मर्ज़ी है आप फॉलो कर रहे हैं, सजेस्टेड ये है कि आप अगर फॉलो कर लेंगे तो ईजी होगा, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है उस किताब की कॉस्ट है, और समटाइम ऐसा लगता है जी टीचर इसलिए कह रहा होगा कि जी उसने अपनी किताब बेचनी होगी, तो वो मेरे ख्याल में को बहुत ही कुछ 400-500 रुपये से ज़्यादा की किताब, 450 की किताब है, और पास पेपर वाली तो मेरे ख्याल में 160 रुपये की है। 200 लिस्ट प्राइस है, लो लिस्ट की दे रहे हैं। अच्छा 240, ठीक है। पास पेपर की भी 2 किताबें, एक बाद में प्रिंट हुई थी, एक पहले हुई थी। पहले वाली सस्ती में पड़ी थी तो उसकी 200 लिस्ट प्राइस थी और उसके ऊपर ऑफ मिल जाता था। ये बाद वाली फिर थोड़ी सी महंगी थी, बदलते ज़माने के महंगे खर्चों के हिसाब से। तो वो इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब अमाउंट नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो। फिर भी मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी भी आप लोगों का जो फास्ट ट्रैक का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें सॉफ्ट में भी अवेलेबल होगी। अगर आप नहीं भी ख़रीदना चाह रहे तो आप सॉफ्ट में भी पढ़ सकते हैं। डन। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सिलेबस के इश्यूज़, इस पेपर के मसले, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक आपको ओवरऑल पैटर्न समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? तो हमारे इस फास्ट ट्रैक में 3 स्पेशल डिस्कशन सेशंस हैं, 25 के करीब टेस्ट हैं, यानी कि 12 रेगुलर टेस्ट हैं, एक मिड टर्म है, एक मॉक है, और रिवीजन क्लासेस के 11 टेस्ट हैं, वो कवर करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, एंड ऑफ सेशन पे मॉक का एक, मतलब मॉक के साथ एक डिस्कशन डे है, और देन इसमें एक बिरयानी है ठीक है, वो 3 फरवरी की बिरयानी। तो ये हमारा ओवरऑल पैटर्न है। इश्यूज़ क्या हैं बिजनेस लॉ के साथ? कंसिडरिंग इट एन ईजी गेम। बी लॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आसान है। अगर ये आसान ना हो तो ये पास हो जाए, ये आसान होने की वजह से फेल हो जाता है, क्योंकि हर कोई दूसरे को यही बताता है। देखिए मैंने भी रैंडमली 2-3 नए चेहरों से पूछा कि हाँ भाई आप क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आसान है, आसानी से हो जाएगा। तो ये गुमान जो बी लॉ के बारे में बन गया कि ये आसानी से हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग इसको इतना ईजी ले लेते हैं कि ये पास नहीं हो पाता। रेगुलर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसकी डिस्टॉर्शन बहुत होती हैं, उसको इर्द गिर्द अकाउंटिंग आके कह रही होती हैं कि हाँ भाई मैंने फेल हो जाना है, मुझे आके पकड़ लो। फेल तो उसने फिर भी हो ही जाना होता है, लेकिन वो बी लॉ को भी खा जाती है। तो FR1 और कॉस्ट की मोहब्बत जो है वो बी लॉ और टैक्स वगैरह के ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन जब आप कर ही सिलेक्टेड सब्जेक्ट रहे हैं तो आपको ये वाला पॉइंट प्रॉब्लम नहीं करेगा। ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए है जो साथ साथ पढ़ रहा है। अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ रहे तो फिर आपने ये नहीं सोचना ये ईजी सब्जेक्ट है। दूसरा, रिटेंशन। ये लॉ है और इसमें रट्टा मारना पड़ता है, और FSC में आप रट्टे मारते थे, लेकिन जब आप PRC में आए और CA में आए तो सबने कहा कि यहाँ रट्टा नहीं चलता, यहाँ तो MCQs आते हैं। फिर भी आपने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की टीचर की सारी बातें सुनने के बाद भी उसकी किताब को रट्टा ज़रूर मारा, ठीक है। इकोनॉमिक्स को भी रट्टे मार लिए।
तो ये मानना थोड़ा गलत है कि आपकी रट्टे वाली स्किल ख़त्म हो गई है। ये उन थोड़े से पेपर्स में जिसमें उलझन में आके तंग आके हम भी कहते हैं कि इसमें रट्टा मारना पड़ेगा। अब अगर आप में से किसी की रट्टे की स्किल ना हो तो उसको क्या करें, तो वो मैं एंड पे एक अप्रोच बताता हूँ। उस अप्रोच को फॉलो करके आपको रट्टे की स्किल नहीं चाहिए और आप अच्छा रिटेन कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम, आई कैप का पेपर कैसे अटैम्प्ट करें। बहुत सारे लोगों की बड़ी अच्छी तैयारी होने के बावजूद जब उन्हें आई कैप में जाके पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, लिखना नहीं आता, छोटी छोटी सी बातों का नहीं पता होता, तो वो मुश्किल में आ जाते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे स्केजुअल में इस वीक पहले स्टार्ट होगा हाउ टू सॉल्व आई कैप एग्जाम, और शायद 1 घंटा सवा घंटा हम इसी पे डिबेट करते रहें, और फिर हम थोड़ा सा आगे आएंगे और हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो होगा ये कि आई कैप के एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व करना है, ई मार्किंग कैसे कहते हैं, आपने पेपर में सवाल कैसे लिखने होते हैं, कितनी तरह के सवाल आते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त की क्या एहतियात है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, सब्जेक्टिव टेस्टिंग कैसे होगी, एमसीक्यूज़ किस तरह से होंगे। तो वो लोग जो बिल्कुल नए हैं उनको भी मिजाज पता लग जाए, और जो पुराने हैं उनको थोड़ा याद आ जाए कि इस तरह की बातें हमारी हुई थी। तो एक प्रॉब्लम ये कि लोगों को ये नहीं पता होता कि आई कैप का सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम पीआरसी, जिसने सीए को मजाक बना दिया। सीए में आने से पहले लोगों को ये पता होता है कि सीए का मतलब है 16-17 घंटे की पढ़ाई, अन्नेवा मेहनत। आने से पहले हर कोई डरा रहा होता है। फिर आप जब पीआरसी में आते हैं तो आप कहते हैं ये सीए, इतना मजाक। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कभी कभार पढ़ लेते हैं आप। इकोनॉमिक्स के पेपर का कभी दिल किया तो पढ़ लिया, कभी दिल नहीं किया तो नहीं पढ़ा। और वो राइटिंग वाला बेचारा, वो तो क्लास में टीचर ने प्रैक्टिस करा दी तो करा दी, आपने घर जाके तो किताब नहीं खोलनी। आपको उस वक्त भी सिर्फ न्यूमेरिकली पसंद होते हैं। पीआरसी के बच्चे 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं। वो 2 सब्जेक्ट के नाम बताएंगे। हालांकि मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप मेरी पसंद के नाम बताएं। 3 थ्योरी के पेपर्स हैं, आपने उनका जिक्र नहीं किया। आपने 2 उन पेपर्स का जिक्र किया जो न्यूमेरिकल है। ये जो टेंडेंसी पीआरसी में बन गई है ना, ये आगे तक चलती है। आपको आगे तक अकाउंटिंग ज़्यादा पसंद होती हैं और थ्योरियाँ पसंद नहीं होती। लेकिन मज़े की बात है कि थ्योरियाँ भी फेल होने पे एक पेपर फेल होता है और अकाउंटिंग फेल होने पे भी एक पेपर फेल होता है। और अकाउंटिंग के पेपर में भी थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, और कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये पीआरसी में जो अप्रोच बन गई है ना कि हमने थ्योरियों से नफरत करनी है, इससे बाहर निकलना है। ये जो अप्रोच बन गई है कि नहीं सीए तो शुगल मुगल में हो जाता है, सामने एमसीक्यूज होते हैं, तुक्के शुक्के से भी बात बन जाती है। अब यहाँ पे राइटिंग में करना पड़ेगा, तो यहाँ तुक्के शुक्के से बात नहीं बनेगी। शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी, समटाइम ये होता है कि बी लॉ पहले ही आसान है और ऊपर से जब आपको सिलेबस समझ आता है आप कहते हैं लो सर एवं मेहनत करी जा रहे हैं, ये अगर मैं कुछ 6 चैप्टर्स कर लूँ तो 70% पेपर तो मेरी ग्रिप में आ जाएगा। अगर मैं ये चैप्टर ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, तो फिर क्या होता है कि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब इसमें शॉर्टकट मारते हैं, आई कैप जब पेपर बनाता है तो वो स्प्रेड करके बनाता है। जब स्प्रेड करके बनाता है और आप थोड़ा सा शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ करके बैठे होते हैं तो आपका बिला वजह पेपर में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अगर किसी भी वक्त ये समझना है कि बी लॉ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो टिपिकली होते हैं कि इसको आसान समझ लिया जाता है, रिटेंशन का मसला, आई कैप का सवाल करना नहीं आता, पीआरसी ने अप्रोच ख़राब कर दी होती है और आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जा रहे होते हैं। इन मसलों से एक एक करके लड़ना है। कंसिडरिंग ये ईजी गेम, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं और साथ साथ मेरी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने उसको लाइट नहीं लिया। रिटेंशन, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज सेशन के एंड पे, उसको फॉलो करना है। आई कैप के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, हमने एक पूरा सेशन डेडिकेट करना है इसके नाम पे कि किस तरह से होगा, कितने सवाल होंगे। और ये मैंने रखा है, अगर आप गौर से देखें तो ये वेरी फर्स्ट टेस्ट है। पहले टेस्ट को डिले किया है, वरना पहला टेस्ट यहाँ कहीं भी हो सकता था, इसको डिले किया। आप आगे देखें कितनी तेज़ फ्रीक्वेंसी है टेस्ट की। लेकिन शुरू में पहले आपको पढ़ना है, एकदम से आते साथ ही मैं कहूँ आज पढ़ाइए चलो भाई कल टेस्ट है, तो वो मिजाज ही नहीं बनता। तो पहले हम थोड़ा सा माइंड बनाएंगे, फिर इस दिन हम समझेंगे कि आई कैप के सवाल कैसे सॉल्व करने होते हैं और एक टेस्ट को या किसी सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है। देन आप वेरी फर्स्ट टेस्ट देंगे और उस दिन डिस्टॉर्शन नहीं है, उस दिन लेक्चर नहीं है, ताकि आप जब वेरी फर्स्ट टेस्ट दें तो आप फुल फोकस के साथ आपको समझ आए कि मैंने किस तरह से करना है। उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह इतने तगड़े हो गए होंगे कि क्लास भी हो रही होगी, साथ साथ टेस्ट आए, सुबह के वक्त टेस्ट दिया या क्लास से इमीडिएट पहले आपने सोचा 2 बजे क्लास है, 1 से 2 जाके टेस्ट दे दिया और 2 बजे क्लास में आ गए। तो मुख्तलिफ इस तरह से पैटर्न चल सकता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का हम इंशाल्लाह ताला एक एक करके सलूशन निपटेंगे। क्लास के बाद, असल में क्लास ख़त्म 4 बजे हो रही होगी, तो 4 बजे के बाद वैसे ही, चूँकि वो जो हमारा जो टेस्टिंग वगैरह वाला सिस्टम है वो 9 से 4 तक या
कुछ केसेस में 4:30-5 तक जा रहा होता है। अब जब आप जाके उस वक्त टेस्ट देना शुरू करेंगे तो फिर आप देर तक बैठेंगे, उस वक्त क्या होगा, किसी ना किसी क्लास से क्लैश पड़ जाएगा, चूँकि प्रेजेंटेशन के कोर्सेज और इस तरह की कमरों की एलोकेशन बनी हुई होती है ना, तो जो उन्होंने एलोकेशन बताई है वो 9 से 4 उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चों को बता सकते हैं। अब 9 से 4 का मतलब है 2 से 4 तो मैंने ही आपको फंसाया हुआ है, तो ले दे के टाइम फिर हमारे पास मॉर्निंग का बच जाता है। दिस कैन हैपन कि आप जाएं क्लास के फ़ौरन बाद, आप रूम 7 में जाएं, उनसे कहें मुझे टेस्ट दे दें, टेस्ट लेके आप अपने तौर पे कहीं पे उसको लाइब्रेरी में किसी और जगह पे बैठ के, जो लोग यहाँ से नहीं है उनको मैं बता दूँ, रूम नंबर 5 है ऊपर, तकरीबन कोई 150 के आसपास की कैपेसिटी है उसमें, वो फुल फ्लेज सुबह से लेके रात 11 बजे तक लाइब्रेरी के तौर पर खुला हुआ है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक प्रॉपर लाइब्रेरी जैसा दिखने वाला कमरा वो हमारे पास सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर फर्स्ट वो है, उसको गालबन रूम 6 कहते हैं, तो वो लाइब्रेरी है, वहाँ पे तकरीबन 50 के करीब बच्चों की जगह है। वो जिस तरह से लाइब्रेरी का एक माहौल होता है कि आप कुर्सी पे बैठे हैं और सामने मेज़ जैसी चीज़ है। जो रूम है, रूम में बेंच हैं और बेंच में मतलब आप बैठे हुए हैं और सामने आपके उस तरह से तख्ता है जिस तरह से बेंचों में सामने होता है। तो अगर लाइब्रेरी में जगह मिले या उधर जगह मिले, आप कहीं पे भी बैठ के अपने टेस्ट देना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हमने जो ऑफिशियल कमरा रखा हुआ है और ऑफिशियल टाइम रखा हुआ है वो हमारी क्लास से पहले 9 से लेकर 2 बजे तक आप उस कमरे में जाके टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, जिस दिन हमारी क्लास नहीं है उस दिन आप 4 बजे तक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जो क्लास के बाद टेस्ट देना चाहें तो फिर वो उनको टेस्ट लेके अपने तौर पे किसी जगह पे बैठ के करना होगा और वो फिर हैंड ओवर कर देंगे उन नुमाइंदों को जिन्होंने चेक करना है, तो या उसी क्लासरूम में जाके अगले दिन हैंड ओवर कर देंगे, जी मैंने कल टेस्ट किया था, ये आप ले लें और ये रेलेवेंट बंदे तक पहुँचा दें। हाँ, तो सुबह आते ही आप वो कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जो टीएज होते हैं ना, उनका एक सिस्टम होता है, वो आते हैं और वो नॉर्मली जनवरी तक मौजूद होते हैं। अब आपका जो एक्सटेंडेड वो है और आपके लिए हमें बंदा भी वो चाहिए जो ज़रा जज्बाती नोयत का हो, तो आपका कोई टीए नहीं होगा, मैं हूँ टीए। जो सवाल आपने पूछने मेरे से, जो कन्फ्यूजन है, जो परेशानी है, आपने क्लास में ख़त्म करके जाना है। टीए हमें चाहिए होगा टेस्ट की चेकिंग के लिए, तो आपके लिए टेस्ट चेकिंग के लिए एक डेडिकेटेड बंदा होगा जो इस बात पे बिल्कुल माथे पे बल नहीं आएंगे कि आपने उसे क्यों कहा कि मेरा टेस्ट चेक कर लो। आप 27वें दिन उसे कहेंगे कि तीसरे दिन का मेरा टेस्ट रहता था, मैं दे दूं, वो कहेगा दे दो। जी बिल्कुल, फिर किस तरह से होगा, जब पहला टेस्ट होगा तो फिर उस वक्त फिर मैं साहब हैं जिनको आपने वो टेस्ट देना है। तो हमने इसमें ख़ास तौर पे उन साहब का इंतखाब किया जो हमारे साथ हैं बीलो के अंदर पिछले 1 साल से जो टेस्टिंग के अंदर वो थ्रू आउट वो हैं, और वो ऐसे हैं जो फुल टाइम यहाँ पे बेस्ड हैं, तो यहीं पे मौजूद होते हैं। और इसलिए उनको वो किया है कि जो फास्ट ट्रैक के बच्चा है वो कभी भी किसी भी टाइम पे किसी जगह जज्बाती हो सकता है। तो आगे चलते जाएंगे, अगर आपको पीछे वाले टेस्ट रिपीट करना चाहेंगे तो आप रिपीट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप साथ साथ करते रहे हैं। तो वो मैं फिर आपको 2-3 दिन तक, तो फिलहाल जब तक टेस्ट नहीं आता तब तक तो ये कन्फ्यूजन है नहीं, और जो पहला टेस्ट आएगा उस दिन क्लास नहीं होगी, तो उस दिन उस रूम नंबर 7 में जाके टेस्ट दिए जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे फिर आप लोगों को पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि अब टेस्टिंग में अगर आपने अदर देन उस रूम किसी और तरह से इनफॉर्मली टेस्ट पहुंचाना है टीए भाई तक, जो इस क्लास के टेस्ट चेकर भाई होंगे, यानी कि वो फिर टीए के 2 रोल होते हैं। एक तो ये कि एक बच्चे को क्लास में नहीं समझ आ रही, बच्चे उसके पास गए, उसने कहा मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आपने नहीं जाना, आपने मेरे पास आना है। हमारे पास टीए मौजूद हैं, लेकिन आपने हमेशा ये क्लास में मैं आगे शुरू ही नहीं होगा जब तक पिछले दिन के सारे लोगों के सवाल ख़त्म नहीं होंगे। तो सवाल आपने पूछने, सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम में रहेंगे, फिर मिस हो जाएगा, एक आध दिन ऑफ कर देंगे, फिर आपको व्हाट्सएप पे सवाल पूछना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे फिर सवाल के साथ आपको पता कबाड़े ही हो जाते हैं, वो सवाल कहीं गया, जवाब कहीं आया, बीच में कुछ कमेंट आ गए, वो किसी बच्चे ने बीच में कोई रिएक्शन दे दिया, सारे उस तरफ लग गए, फिर अचानक से कोई सियासी बात हो गई, वो सारा का सारा धर्म भरम हो जाता है। तो क्लास में आना है, मेरे से पूछना ज़्यादा से ज़्यादा। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी तक 1 घंटा भी नहीं गुजरा, क्या होने वाला आपके साथ, कैसे बर्दाश्त करेंगे 2 घंटे तक। आज ओरिएंटेशन है, आज को एक्सक्लूड करके मैं 10 मिनट की एक ब्रेक दे दिया करूँगा 50-55 मिनट पे आके, आप बाहर जाके चीटा मार के ज़रा होश में आए कि क्या हो गया हमारे साथ, और फिर यस एग्जैक्टली अब ये डिपेंड करता है कि मतलब नमाज का टाइम किस तरह से, और आपने ज़ोहर पढ़ी है या नहीं पढ़ी, और फिर असर आप क्लास के फ़ौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, और दरमियान वाली ब्रेक होगी हमारी तकरीबन 3 बजे के आसपास। तो डिपेंड करता है आप किस मकतबा हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और उस वक्त नमाज का टाइम दाखिल हुआ या नहीं हुआ। तो कोशिश ये करें कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप ज़ोहर से फ्री हो चुके हों, ताकि फिर आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना कर रहे हों। अगर क्लासेस की रूटीन इस तरह की है या कोई इस तरह की मजबूरी है तो ठीक है, फिर उसको किया जा सकता है।
तो मैंने खुद भी अपनी जो पिछली क्लास है वो 1:45 ख़त्म करके 15 मिनट की ब्रेक रखी है कि अगर कोई भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हो तो दरमियान में हमारे पास इतना मार्जिन आ जाए कि बच्चा नमाज़ पढ़ के और फिर क्लास में आ सके। तो हर दिन 2 लेक्चर होंगे, यानी मैं एक लेक्चर दे 50-55 मिनट का, सब इजी हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर 10 मिनट बाद दोबारा आऊँगा और ऐसा को फ्रेश होऊंगा, हाँ भाई तैयार, फिर चलो जी अब आगे आज का हमारा चैप्टर कौन सा है। तो रेगुलर क्लास में एक दिन 1 घंटे की क्लास होती है, तो यहाँ जो 2 घंटे की क्लास है तो उसमें हम 2 लेक्चर्स कर रहे होंगे, तो 27 दिन में हम 54 लेक्चर्स कर रहे होंगे, और साथ फिर रिकॉर्डेड वगैरह मिला मिलू के, तो इतना तो रेगुलर बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा जितना आप लोगों ने पढ़ लेना है। अल्लाह खैर करे। लें जी सिलेबस की तरफ आते हैं। बड़ा मज़ेदार सा सिलेबस है। सिलेबस 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पेपर का नाम है बिजनेस लॉज, तो इसमें 10 लॉ हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला लॉ है आईन पाकिस्तान, 5 से 8 नंबर की वेटेज है, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। सिर्फ एक चैप्टर है इस वेटेज में, यानी कि वेटेज एरिया बने हुए हैं कि किस किस चैप्टर को मिला के कितने नंबर का पेपर आएगा। तो पहले चैप्टर का वेटेज एरिया है 5 से 8, इसमें से लाजमी सवाल आता है और उसमें औसतन 6 नंबर के आसपास 6-7 नंबर के सवाल आते हैं। प्योर रट्टे वाला चैप्टर है, लॉजिक हम ज़रूर समझते हैं लेकिन उसके बाद फिर उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैमिंग है। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 2 पोर्शन है, एक 20 से 25 नंबर का और एक 25 से 30 नंबर का। 20 से 25 नंबर के पोर्शन में 4 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4 और 5। ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नामी जो लॉ है वो कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स इन 4 चैप्टर्स ने हमें बताए हैं। फिर जो परफॉर्मेंस है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद परफॉर्म कैसे होता है। कितनी वेटेज है? 25 से 30। ये हमारी किताब का सबसे डेंस एरिया है, सबसे कम पढ़ के सबसे अच्छे नंबर यहाँ से मिलते हैं। ये चैप्टर 6 जो है 4 सफ़े का है। 4 सफ़े कम होते हैं ज़्यादा होते हैं? कम होते हैं। ये इस पोर्शन का सबसे बड़ा चैप्टर है। ये 3 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1 सफ़े का है, ये 1.5 सफ़े का है। 11 सफ़े में 25 से 30 नंबर कैद है। ये 11 सफ़े तो घोल के पी लेने चाहिए। अब ये नहीं है कि बस यही 11 सफ़े करने हैं, लेकिन ये 11 सफ़े तो घोल के पी लेने चाहिए, बार बार लिखना चाहिए, बार बार इनको टक्कर मारनी चाहिए। तो ICAP ने सिलेबस इस तरह से डिवाइड किया है कि हमारे पास कुछ और रास्ते हैं। ये नहीं है कि हमने सिलेक्टेड पढ़ना है, ये है कि हमने वो तो बहुत अच्छा पढ़ना है, पढ़ना सब है, लेकिन जिधर से कम पढ़ के ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं उस पर हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो ये बड़ा छोटा सा एरिया है, बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी वेटेज मौजूद है। देन आते हैं हमारे अदर लॉज। अदर बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप का लॉ जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, 11, 12, 13। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लॉ है, उसके ऊपर 2 चैप्टर्स हैं। और फिर ये 3 चैप्टर्स में हमारे पास 2-2 लॉज हैं, यानी इसमें 2 लॉ हैं, इसमें 2 लॉ हैं और इसमें 2 लॉ हैं। और ये सारे लॉ 2-2 सफ़े के हैं, जिनका मिजाज तकरीबन क्रैमिंग है कि बस आपको थोड़ा सा आइडिया हो, कुछ डेफिनेशंस उन्होंने बता दी, हल्की सी बात बता दी और एक्सपेक्ट किया कि आप याद करें। तो ओरिजिनली ये पेपर जब होता था तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही मेन होता था, कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप। अब ये चाहते हैं कि आप 10 के करीब ऐसे लॉज हों जिनके ऊपर आपकी ग्रिप हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछते हैं। पेपर का तकरीबन 55% कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है, जो सबसे मेन लॉ है हमारे सिलेबस का। क्लियर? कोई माइक सही है? मैं ही सोच रहा था मैं कि दूसरी तरह कहाँ गई। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। इसके लेफ्ट पे लिखा हुआ है टीचिंग आवर्स, कितने घंटे में पढ़ाया जाना चाहिए। आप हैं इस वक्त फास्ट ट्रैक के नौजवाना ने मिलत, 6 महीने में 110 से 130 आवर्स वो कहते हैं आपने पढ़ाना है। बहुत ही जज्बाती हो गए ना वो। उन्होंने क्या किया, इधर से ग्रिड पकड़ी, उसको मल्टीप्लाई किया किसी फार्मूले से और यहाँ पे पहुँच गए। इंटरेस्टिंग बात है कि इन 2 ग्रेड्स में भी ज़्यादा टाइम इस पे लगता है और इस पे कम टाइम लगता है। तो तकरीबन 100 आवर्स वाला सब्जेक्ट हमने कितने आवर्स में करना है? 54 वर्किंग आवर्स और उसके बाद फिर रिवीजन क्लासेस वाली चीज़, तो हम तकरीबन कुछ 70 के करीब आवर्स लगा रहे होंगे और हम फोकस से भी पढ़ रहे होंगे। और मज़े की बात है कि जो प्री रिज़ल्ट है वो भी 80-85 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता,
क्योंकि इसका सब्जेक्ट छोटा है तो ये हम नॉर्मली 6 नहीं, ये 5 दिन करते हैं क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में। लेकिन इस वक्त हम जज्बाती हैं, तो इस वक्त हम सैटरडे को इग्नोर कर देंगे। हाँ, बीच में कभी कभी सैटरडे पे टेस्ट हो जाएगा, तो मैंने बीच बीच में ना कुछ अहम टेस्ट ऐसे उस टाइम पे रखे हैं जिस टाइम पे क्लास ना हो, ताकि आप उसको ज़्यादा फोकस से कर सकें। तो प्लान बनाते हुए काफ़ी एफर्ट किए। पेपर का पैटर्न क्या है, 15 नंबर के MCQs आते हैं और 85 नंबर की थ्योरी आती है। ये पेट पैटर्न आई के अपने डिफाइन किया हुआ है, और इसके अंदर भी वो कहते हैं कि हम तकरीबन 40% नॉलेज बेस और 60% एप्लीकेशन बेस पूछेंगे। नॉलेज बेस रट्टे का प्रोफेशनल वर्ड है, बजाय इसके कि वो कह देते 40% रट्टे वाले सवाल आएंगे, उन्होंने कहा 40% नॉलेज बेस्ड सवाल आएंगे, वो जिसमें आपकी नॉलेज चेक की जाएगी कि आपको कितना याद है, और 60% एप्लीकेशन बेस्ड, जिसको आप लोग अपनी ज़बान में कहते हैं लॉजिकल सवाल, कि सिचुएशन के मुताबिक आपने जवाब देना होगा। FSC में इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं की हुई हमने। FSC में सीधे सीधे सवाल आते हैं, हम उसका जवाब दे देते हैं। यहाँ एक सिचुएशन आएगी, आपको कानून याद होगा, आप उस सिचुएशन को पढ़ के कानून के मुताबिक उसका जवाब देंगे। वो कैसे देंगे वो हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है सैटरडे को इंशाल्लाह, कि हमने पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स की अगर हम बात करें, करना क्या है, अब इस पेपर को कैसे लेके चलना है, आप लोगों ने अब एक पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले तो डेली क्लास अटेंड करनी है। थोड़ा दोबारा गौर से दिखाऊं आपको स्केड्यूल, इसमें स्केड्यूल में मेहनत हुई है ना, तो मेरा बार बार दिल कर रहा है उधर आए। ये पढ़ाई वाले दिन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस दिन कुछ हो रहा है लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। कितने पहुंचे थे? 15। 16 17 18 19 20, इन 20 दिन छुट्टी नहीं करनी। ये 20 दिन कम से कम मार्क कर लें कि ये वो 20 दिन हैं जो प्योर पढ़ाई वाले दिन हैं। तो टेक्निकली 27 नहीं 20 काम के दिन है, लेकिन वो स्प्रेड किए हैं क्योंकि उसको तोड़ा है कि ऐसा ना हो कि 20 दिन तो हमारे 3 हफ्ते में पूरे हो जाएं, 3 सवा 3 हफ्ते में पूरे हो जाएं। तो उसको 5 वीक्स पे स्प्रेड किया है, थोड़ा सा बीच बीच में एक्टिविटीज़ रख के, कहीं कोई चीज़ वो हो गई। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारा जब मिड टर्म होगा, जब हाफ सिलेबस होगा, ये फ्राइडे है, तो सैटरडे पे कुछ नहीं है, संडे पे कुछ नहीं है, संडे को भी मिड टर्म है, तो ट्यूसडे से पढ़ाई शुरू हो रही है। तो वो दिन उस हिसाब से प्लान किए हैं कि आप लोगों को सांस लेने का मौका भी मिले। ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, आप कहें जी मैं खुदकुशी करने जा रहा था, किसी ने फास्ट ट्रैक का बता दिया तो सोचा चलो फास्ट ट्रैक कर लेता हूँ। तो मतलब ऐसा ना हो कि आपको खुदकुशी वाली फीलिंग आना शुरू, आप कहेंगे मैं तो अपनी आज़ादी को खुद ही कैद में डाल दिया, मैं तो हर वक्त ही पढ़ रहा होता हूँ। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए तो डेली क्लास लेनी है। वापस आते हैं, डेली क्लास लेनी है और इसमें वो 20 तो मस्ट लेनी है। डिस्कशन वाला डे आपका स्किप हो जाए शायद को बहुत दुख की बात नहीं है, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख लें, लेकिन ये जो लेक्चर वाला दिन है ना वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होगी। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे होंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे, ताकि एक प्रॉपर माहौल डेवलप हो, समझ आए और आपका पढ़ने का दिल करे। तो सबसे पहले तो डेली क्लास लेनी है, अटेंटिवली फिजिकली आके क्लास लेनी है। आप जितने भी लोग इस वक्त इसमें फिजिकली आए हैं, आप ऑटोमेटिकली इसमें ऑनलाइन में भी एनरोल हो जाते हैं। ये मैं उनको बता दूं जो नए स्टूडेंट्स हैं। हम लोग ये नहीं करते कि भी फिजिकल अलग से चल रहा है और ऑनलाइन अलग से चल रहा है। आप पहले फिजिकल में आए, फिर आपको एहसास होगा हो ये तो गलत हो गया, फिर आप कॉलेज से ऑनलाइन का कहें, कॉलेज के ऑनलाइन तो इतने हज़ार का, आप कहें अच्छा चलें कुछ डिस्काउंट दे दें, तो हम आपको पहले इसी दिन से इस फीस में फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों दे देते हैं, ताकि अगर किसी दिन आपका लेक्चर मिस हो तो आप उसी रात में उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखें, ताकि अगले दिन आप क्लास में आए तो आपका हर्ज ना हुआ हो। तो आप फिजिकली भी एनरोल्ड हैं इसमें और ऑनलाइन भी एनरोल्ड हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप फिजिकल आते रहें। ऑनलाइन बैकअप है, ऑनलाइन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। और आपने आगे चल के तो बीच में कुछ लेक्चर्स को पीछे देखना ही है। रिवीजन क्लासेस का मकसद भी यही है कि आप उस वक्त आके ये 2-2 घंटे वाले लेक्चर्स दोबारा से ना देखें, आप सिर्फ वो 13 क्लासें देखें, उन 13 क्लासों में आपका सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो रहा हो। तो डेली क्लास लेनी है और कम से कम 20 क्लासें मस्ट है। फिर क्या करना है, आपने घर जाके रजिस्टर पे लिखना है।
रजिस्टर राइटिंग करनी है। ये रजिस्टर राइटिंग से क्या मुराद है, आपने एक पतला सा रजिस्टर परचेज करना है, 100 सवा 100 सफ़े का, इससे ज़्यादा नहीं। सफ़े का मतलब है मैं पीछे वाली साइड और सामने वाली साइड को मिला के 2 काउंट कर रहा हूँ, तो तकरीबन 50 वर्क है, 50-60 वर्कों का एक रजिस्टर आपने लेना है और उस पर लिख देना है, उस पर हेडर लगा देना है कि इसमें सिर्फ बी लॉग के नोट्स हैं, उस पर कोई अकाउंटिंग का सवाल नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं हर दिन जो पढ़ाऊंगा मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि हमने ये पढ़ा, मैं आपको किताब से भी बता दूंगा कि हमने ये पढ़ा। तो आपने घर जाके उस रजिस्टर पे एज इट इज़ लिख लेना है। मेरी किताब सामने रखी या किताब नहीं यूज़ कर रहे फिजिकल, आप सॉफ्ट में किताब खोली सामने रखी और नोट्स एज इट इज़ उठा के अपने रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिख लिया। आइडियली अगर आप 2 कलर से लिखें तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि रजिस्टर खूबसूरत बन जाए। नीट एंड क्लीन करके लिखना है। जब आप बहुत ध्यान से मेरी किताब को पढ़ के रजिस्टर पे लिख रहे होंगे तो इस दौरान मिनिमम डिस्टॉर्शंस होंगी। नहीं, लिखना है, लिखने के बाद याद करना है। भाई ने पूछा कि सर याद करके लिखें या लिख के याद करें, तो लिख कर याद करना है, यानी मैंने अभी याद करने का कहा ही नहीं है। पहला स्टेप है क्लास ली, दूसरा स्टेप है रजिस्टर्स पे राइटिंग की। आपने कुछ नहीं किया, वही सामने रखा। देखें ताज़ा क्लास में तो आप दोहरा के आ रहे होंगे, मैंने वो जुमले क्लास में 3-4 दफ़ा दोहरा दिए होंगे। घर जाती जब जुमले देखेंगे तो आपको उनसे शनासाई होगी कि हाँ भाई जाने पहचाने लग रहे हैं। आपने वो किताब सामने रखना और अपने रजिस्टर पे हू बहू उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी पेस्ट कर लेना है, साफ़ सुथरे अल्फाज में। उसके बाद आपने जब याद करना है हमेशा अपने रजिस्टर से याद करना है। यानी कि जो तीसरा स्टेप है वो है रिवीजन फ्रॉम रजिस्टर। कुछ राइटिंग गंदी भी और कुछ मैं और गंदी भी कर रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि राइटिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ तो इसका मतलब है कि राइटिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से ऐसे ही लिखता आ रहा हूँ। हो सकता है रजिस्टर हो तो उस पर थोड़ी सी साफ़ हो सकती हो राइटिंग, लेकिन यकीन माने मेरी रजिस्टर पे भी ऐसी राइटिंग है। तो इसलिए गंदी राइटिंग नहीं, हाँ समझ ना आ रहा हो आपने क्या लिखा हुआ है या सिरे से लेजिबल ना हो तो फिर प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा है। रिवीजन करनी है अपने रजिस्टर से, अपने ही रजिस्टर को उठा के दोहराना है। आपको एकदम से एहसास होगा कि एक पूरा सफ़ा आप 2 से 3 मिनट में दोहरा लेंगे, 5 मिनट में आपके जहन नशीन हो जाएगा पूरा सफ़ा रजिस्टर का। अगर आपने बचपन में कभी ऐसे किया, एफएससी या मैट्रिक में कभी कोई चीज़ लिख के याद की है तो वो जल्दी याद होती है। रजिस्टर का सफ़ा याद आ रहा होता है, इवन ये तक याद आ रहा होता है कि ऊपर उस जगह से इंक फैली हुई थी, उस जगह से पेज मुड़ा हुआ था, उस जगह पे पीली लाइन आ रही थी, इस हद तक आपकी। तो बीलो के अंदर ये रिटेंशन का मसला है, तो हम पुरानी स्ट्रेटजीज़ को लेके चलें। मुझे भी नहीं रट्टा लगाना आता था, मैं बड़ा लॉजिकल स्टूडेंट होता था अपने ज़माने में। मुझे फिर ये स्ट्रेटजी बताई थी किसी ने, और फिर मैं उसके मुताबिक जब चला तो समझ ही आया कि मुझे रट्टा ना भी मारना आता हो तो भी ये स्ट्रेटजी से ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। आप अपने हर तरफ ये कंप्यूटर वाली किताबें देख रहे होते हैं, उसमें कंप्यूटराइज लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। जब अचानक से आपके अपने हाथ की लिखी हुई चीज़ आपके सामने होती है तो आपके जहन में फ़ौरन नक्शा आ जाता है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि टीचर क्लास में एक सवाल करा रहा है और आप सवाल करते करते बीच में कोई फूल बूटे बना रहे हैं, घर जाके वो फूल बूटे को देख के याद आ जाता है कि लेक्चर में क्या बात चल रही थी। क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे हैं और आप उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत ही गंदी राइटिंग में, गीची मीची करके, पता नहीं क्या क्या वो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, लेकिन वो किताब देख के उतना याद नहीं आना जितना अपने हाथ की वो टेढ़ी बांकी गंदी लकीरें लगा के उससे जो समझ आती है वो किसी और चीज़ से नहीं आती। तो अपने हाथ की जो हैंड राइटिंग है ना उसका एक अलग इमेज है। तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इसमें किसी जगह पे डंडी नहीं मारनी। आपने ये नहीं सोचना कि नहीं मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ मैं क्यों लिखूँ। यकीन माने आप लिखते जाएंगे, आपको रिटेंशन का मसला नहीं होगा। लेकिन जो लिख नहीं रहे होंगे ना वो एक ही चैप्टर को 17 दफ़ा दोहराएंगे और 18वीं दफ़ा देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल नई चीज़ है। लेकिन अपनी हाथ की हैंड राइटिंग 2 से 3 दफ़ा दोहराने पे याद हो जाएगी। तो रजिस्टर में लिखना है, हू बहू लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले याद किया फिर जितना याद रहा वो लिखा, नहीं, सामने रखा और लिख डाला। अगर कभी याद करना है तो करना ही अपने रजिस्टर से याद है। इस स्ट्रेटजी से आपको मैक्सिमम लॉ बड़े कम टाइम में याद होना शुरू हो जाएगा। और इतना बड़ा सिलेबस नहीं, आप कहेंगे सर लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा। मेरी किताब का एक सफ़ा जो है वो आपको आधा घंटा लगेगा लिखने में, और मेरी किताब में टोटल कोई 71 सफ़े हैं, शायद 74 सफ़े हैं, शायद 71 पेजेस है। तो तकरीबन मेरी पूरी किताब अगर उठा के एक ही गो में भी लिखने की कोशिश करें तो 35-36 घंटे में लिखी जा सकती है।
और मैं तो आपको स्प्रेड करने की बात कर रहा हूँ, पूरे महीने पे स्प्रेड। आज 3 है और 3 को हमारा वो डिस्कशन डे है, वो बिरयानी डे, ठीक है। तो टेक्निकली हमने एक महीने में अपनी मेन चीज़ों पे ग्रिप कर लेनी है और उसके बाद फिर रिवीजन और वो सारे टेस्ट और वो सारी इन एक्टिविटीज़ में पड़ जाना है। डन। तो सबसे पहले आपने क्लास ली, आपने रजिस्टर पे राइटिंग की, याद किया, और फिर आपने टेस्ट देने। और 3 फरवरी कम से कम कितने टेस्ट देने हैं? 8 टेस्ट कम से कम देने हैं। टेस्ट देने हैं। जब बीच में मिड टर्म आए तो ये नहीं सोचना कि मैं किसी वक्त तैयारी करके से दूंगा। भाई सारी क्लास उस चैलेंज को कर रही है ना, सबके पास 3 दिन है, सब ने उस 3 दिन में जल्दी से दोहरा के करना है, तो आपने भी सबके साथ चलना है। टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, आप बाद में भी टेस्ट दें, हमारे नुमाइंदे चेक कर देंगे, लेकिन यकीन माने फिर चैलेंज कोई नहीं है उसमें, फिर मज़ेदारी नहीं है। जब तक लाइफ में टारगेट ना हो मज़ा ही नहीं आता। ये वही जिस तरह से वो लोग जो रिपीट कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि जब उन पेपर रहा तो उन्होंने सोचा मैं खुद से पढ़ लूँगा, लेकिन जब वो क्लास के साथ नहीं थे तो जनवरी शुरू होने पे भी वो सोच रहे हैं कि वो खुद से पढ़ने वाली कहानी तो आई नहीं। तो ये क्लास एक आइडियल चांस है कि आप दोबारा से वापस आ सकते हैं। तो आप लोगों ने भी कोशिश ये करना है कि जो टेस्ट हैं ये लाजमी देने हैं। 8 मैंने मिनिमम का है उनके लिए जो लालच में टेस्ट दे रहे हो, लेकिन जिनको ये छोटा लालच हो कि उनको एक बिरयानी मिलेगी 350-400 रुपए की चीज़, लेकिन मैं उससे बड़ा लालच दूंगा जो सारे पेपर दे रहे होंगे उनके पेपर पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक पेपर की आईकेप की फ़ीस प्लस कॉलेज की फ़ीस और वो सारा कुछ, और प्लस उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा दिक्कत है वो सारा कुछ है, तो एक पेपर की कॉस्ट आप 50,000 सोच सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा बड़ा लालच देता हूँ, सारे टेस्ट दें, आपका 50,000 बच जाएगा। कम से कम 8 दें, आपको बिरयानी मिल जाएगी। तो 8 टेस्ट देने पे पहला बेंचमार्क है बिरयानी, लेकिन सारे टेस्ट देने पे बिरयानी से बहुत ऊपर की चीज़ है जो कि अभी आपको सामने नज़र नहीं आ रही। बिरयानी खाई जा सकती है, वो अभी मतलब टेंजिबल नहीं है उतना, तो इसलिए वो शायद इतना अटैक नहीं कर रहा। ऐसे ही है जैसे जो है वो कोई बंदा हमें करप्शन करते हुए कोई रिश्वत दे तो वो सामने नज़र आती है, उससे हम गाड़ी खरीद सकते हैं, जन्नत नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए सामने वाली चीज़ पे मुतासर हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, और वो जन्नत जो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है उसको उठा के साइड पे कर देते हैं। तो मैं बहुत बड़े रिवॉर्ड का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर आप सारे टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह पेपर पास होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो फास्ट ट्रैक में एक पेपर देता है और निकालता है ना, वो इतना चार्ज हो जाता है कि आगे 3 पेपर जो उठाता है फड़का फड़कू के रख देता है, और जब उसके 3 पेपर पास हो जाते हैं तो फिर वो अगली दफ़ा फिर नहीं ठहरता, फिर वो 4 पेपर इकट्ठे उठाता है और फड़का देता है। लेकिन अगर एक पेपर देने के बाद अपने जज्बाती हों कि आप आगे 4 पेपर उठा लें तो वो भी खतरनाक है। कम्बिनेशन क्या बनना चाहिए? फॉर एग्जांपल आपने कैफ 4 दिया और पास कर लिया, आइडियली आपको किताब की तरतीब में चलना चाहिए। उसके बाद 1 और 3 उठाने ज़रूरी हैं, क्योंकि 1 की बेस पे आपका 5 और 3 की बेस पे आपका 6 वो ओपन होता है। तो इसमें आइडियली उसके बाद कैफ 1, कैफ 3, और फिर डिपेंड करता है कैफ 4 की ऑप्शन भी आपके पास है और कैफ 2 की भी ऑप्शन है और कैफ 7 की भी। कैफ 1 अकाउंटिंग है, कैफ 3 कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये टैक्स है और ये कंपनी लॉ है। तो अगेन उसमें क्या होगा, आपके पहले जोन में एक आसान पेपर आ गया, दूसरे में इनमें से एक आ गया, और फिर तीसरे में आप अगर ये तीनों पास हो जाते हैं तो फिर आप 4 पेपर उठा सकते हैं। यानी एक ये मार्च है और एक अगला मार्च है, आप अगले मार्च में यानी कि 2024 के मार्च में कैफ क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप सही से चलते जाएं। ऐसी बातें नॉर्मली फ्रंट ऑफिस पे बैठे हुए लोग करते हैं जो आपको बड़े कम टाइम में से ये करा देते हैं। उसके बाद वो कहेंगे जी 3 साल की ट्रेनिंग होगी, 3-3.5 साल की, उसमें आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो बस समझें आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, 2024। अच्छा 2024 में तो हम अभी खड़े हुए हैं, तो 2025 का मार्च था, तो 2024 में हम अभी खड़े हुए हैं, तो बस 2028 में आपका सीए कंप्लीट। तो ऐसी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना, ठीक है। ये बहुत अच्छे बच्चों की बात हो रही है जो फर्स्ट गो में फास्ट ट्रैक में निकालेंगे, वो आगे 3 पेपर दें। अगर तीनों निकल जाते हैं तो फिर ज़रूर 4 उठाएं, लेकिन अगर 3 नहीं निकले तो फिर कोई इस किस्म की हरकत नहीं करनी। फिर 3 इज़ मोस्ट आइडियल पेपर साइज़, 3 से ज़्यादा नहीं उठाने चाहिए। वही वाली बात है जैसे मैं कहता हूँ फास्ट ट्रैक में एक अच्छा है, लेकिन अगर आपका एक हिस्ट्री है अच्छी सक्सेस की तो आप 2 उठा लें। सेम गोज विद अगर हिस्ट्री ऑफ सक्सेस हो तो बेशक 4 उठा लें। तो कोशिश यही करें कि आप इनको डिवाइड कर लें। कैफ 4 इधर लाइट पेपर आ गया, इधर कैफ 2 डाल दिया, तो कैफ 7 यहाँ पे डाल दिया।
हो सकता है आप कहें मैं पहले ज़रा आसान से लड़ लूँ, तो अगले वाले 3 में जो है वो आप टैक्स और सी लॉ के साथ FR1 कर लें, फिर उससे अगले जोन में आ जाए, फिर उसमें वो चीज़ें थोड़ी सी टूट ज़्यादा जाती हैं। तो ये टोटल आपका डिसीजन है। टेस्ट लाजमी देने हैं। और क्या चाहिए? इन सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ चाहिए, विच इज़ कमिटमेंट। क्या आप तैयार हैं? स्लाइड के पहले पेज पे लिखा होता 40 डेज चैलेंज। 40 को तो 20 दिन पे ले आए। पढ़ने वाले दिन जेन्युइन प्योर पढ़ने वाले दिन 20 हैं, बाकी उन्हीं के तबसरे हैं, उन्हीं के सवाल हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें और उन्हीं की ही रिवीजन है। तो इफ़ेक्टिवली ये 1 महीना 3 से 3 तक का सफ़र, ये बहुत तगड़ा वाला करना है। उसके बाद क्या होता है, सिलेबस ख़त्म होने के बाद लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, सही से रिवाइज नहीं करते, तो फिर बाद की वो एक्टिविटीज़ हैं, रिवीजन, उसके टेस्ट और इस तरह से, ताकि हम कनेक्टेड रहें। और जो प्री रिजल्ट से आए हुए हैं, उन्होंने 1 दफ़ा सिलेबस ख़त्म किया, उनके पास अब 2 दफ़ा सिलेबस ख़त्म करने का अपॉर्चुनिटी मज़ीद। 1 दफ़ा 3 महीने में ख़त्म किया, 1 दफ़ा 1 महीने में ख़त्म करेंगे, 1.25 महीने में, और 1 दफ़ा 13 दिन में ख़त्म करेंगे। और फिर ICAP का एग्ज़ाम आ जाएगा जिसमें 1 दिन में ख़त्म करना होगा। ICAP में अगर आप ग्रुप A के पेपर उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपका बीलो आता है, विच virtually means unlimited holidays। यानी कि आपका जो भी पेपर कम्बिनेशन है, अगर आप ग्रुप A के पेपर उठा रहे हैं तो आपका हमेशा बीलो सबसे पहला पेपर होगा। ये मैं प्री रिजल्ट वाले लोगों से भी मुखातिब हूँ। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जैसे मर्जी चल रही है, अगर आपके 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो आपने जो मर्जी मार्जिन रखो, पेपर से 5-6 दिन पहले सिर्फ बीलो पे शिफ्ट हो जाए। यानी बाकी हर पेपर में लिमिटेड छुट्टियाँ हैं, बीलो में अनलिमिटेड छुट्टियाँ हैं, क्योंकि बीलो पहला एग्ज़ाम है। तो आप बीलो को अच्छा टाइम दे सकते हैं। और जिन्होंने देना ही फास्ट ट्रैक है उनके पास तो इम्तिहान ही है। क्या मज़े की बात है, आपको छुट्टियां भी ज़्यादा मिलेंगी। आने वाला सेशन तकरीबन रमज़ान के मिड में स्टार्ट हो रहा है। सेशन स्टार्ट होना है, 2 हफ्ते बाद ईद की छुट्टियां आ जानी है। तो कॉलेजेस क्या करेंगे, अगली दफ़ा 1 हफ्ता पहले क्लासें शुरू करेंगे, वरना तो मजाक बन जाएगा ना, क्योंकि बच्चे तो ईद की छुट्टियों से 1 हफ्ता पहले से गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे भी आगे पढ़ने का माहौल बना ही रहे होंगे कि ईद की आवाज़ें लगना शुरू हो जाएंगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम लोग भी 18-19-20 के आसपास से क्लासें शुरू करने लगे हों। तो जिन्होंने खाली फास्ट ट्रैक का बीलो देना है, वो तो पेपर वाला वीक शुरू हुआ, 2nd ट्यूसडे को उनकी क्लास आ गई, वो वाला वीक गुजरेगा, उससे अगला वीक गुजरेगा, और फिर जो पीर आएगा उसको क्लास शुरू होगी। लेकिन जो लोग रेगुलर चले आ रहे हैं उनका तो 1.5 हफ्ता पेपर चलते रहते हैं। तो एक पूरा हफ्ता पेपर चलते हैं ICAP में और अगले ट्यूसडे तक चलते हैं। तो हो सकता है किसी ने ट्यूसडे को पेपर दिया और 4-5 दिन बाद उसकी क्लासें शुरू हो जाएं। तो जो फास्ट ट्रैक वाले हैं उनको छुट्टी भी 2 हफ्ते की प्रॉपर मिल जाएगी। तो आपको इस दफ़ा ये एक एज है। आप लोग जिस टाइम पे फास्ट ट्रैक करने आए हैं, ये मौका 4 साल में एक दफ़ा आता है। आपके फरवरी में एक इजाफी दिन है। ये महसूस आपको तब होगा जब आप 26 फरवरी पे बैठे होंगे। उस दिन आपको एहसास होगा कि आपकी दिनों की जो गिनती है उसमें एक बोनस डे अचानक से आ जाएगा कि फरवरी 29 का हो जाएगा। तो आप लीप ईयर में पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके पास एक इजाफी दिन ICAP की तरफ से आ गया है। ये इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी दोबारा फाइनल में मिलेगी आपको। कैफ में दोबारा अल्लाह करे अपॉर्चुनिटी ना मिले, क्योंकि अगर इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाएंगे तो इसका मतलब है 4 साल, वैसे ही कैफ का जो टाइम लिमिट है वो 4 साल है। तो बस ये पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से आपने इस 29 दिन का फ़ायदा उठाना है। जी जी, इन्होंने कहा अगर किसी के पास पुराना रजिस्टर पड़ा हो तो वो क्या करे, वो एक लेड पेंसिल पकड़े, अपने ही रजिस्टर को पढ़ते हुए अंडरलाइन कर लिया करे काम की बातें, डबल अंडरलाइन कर ले, कम से कम वो एक्टिविटी दोबारा से दोहराए और उसको कम से कम कुछ नई मार्किंग हो, वरना वही पुरानी चीज़ देखी हुई जो है ना वो शायद को बहुत ज़्यादा मज़ा ना दे। तो उसमें अंडरलाइन कर लें, हाईलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पेज बहुत ही अजीब सा हो जाता है। तो लेड पेंसिल से अंडरलाइन, मुख्तलिफ निशान, सिम्बल्स बनाए जा सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आई? तो इससे आगे वो स्लाइड है जिसमें आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने बड़े हिम्मत हौसले से जो है वो मुझे बर्दाश्त किया। नीचे दुआ की दरख्वास्त है, तालिब दुआ, और ईमेल है, ईमेल एड्रेस में FCA लिखा हुआ है या AC लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा।
और नीचे जो है वो हमारे साथ क्वालिटी एश्योरेंस में सर उसामा वहीद है, उनका नाम और उनका नंबर भी दिया हुआ है। क्योंकि मैं लोगों को अपना ईमेल देता हूँ और फिर बच्चे कहते हैं सर ईमेल कौन करता है, सर ये तो मुश्किल बात है, हमें व्हाट्सएप बताएं। तो व्हाट्सएप में फिर हमने एक टीम नंबर लिया था, मैंने सर उसामा ने मिल के। तो ये व्हाट्सएप नंबर नॉर्मली उनके पास होता है, और अगर कोई इसमें ऐसी क्यूरी हो जो बच्चे ने कहा है कि मैंने डायरेक्टली सर आतिफ से जवाब चाहिए, तो वो मुझे भी वो फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं ईमेल मैन हूँ, मैं ईमेल पे ज़रा ईमेल देता हूँ, ईमेल पे रिस्पॉन्स देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप की दुनिया थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। और मैं अक्सर वो ना लोगों को डराने दिखाता भी हूँ कि वो मेरे व्हाट्सएप पे इस वक्त ना 5300 पता नहीं कितनी रीड चैट्स हैं। तो आप लोगों की तरह मैं सुपर फास्ट नहीं हूँ टेक्नोलॉजी को लेके, मैं अपने तरीके से फास्ट हूँ। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो अदर देन क्लास भी, जितना टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज लिखने पे लगता है उतना ही जीमेल पे भी लगता है। आपने सिर्फ व्हाट्सएप के जो है जीमेल पे वो करना है, व्हाट्सएप में बंदे का नाम सेलेक्ट करके टिक करना होता है, इधर ईमेल एड्रेस डाल के टिक करना होता है। अगर आपने एक दफ़ा ईमेल कर दिया तो आप अभी आतिफ लिख रहे होंगे कि फ़ौरन से आपको सजेस्ट कर देगा। तो आप अपना मैसेज लिखें। मैं कोशिश करता हूँ कि जब ज़रा ये वाले दिन हो जिसमें ज़रा पढ़ाई ज़्यादा चल रही हो तो डेली बेसिस पे अपनी सारी ईमेल्स को देखूँ। जब थोड़े से इजी डेज़ होते हैं तो उसमें ईमेल्स 2-3 दिन कई दफ़ा आगे पीछे हो जाती हैं। तो आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ईमेल की ज़रूरत ना पड़े, अगले दिन क्लास में आएँ और डायरेक्ट ही सवाल पूछ लें। जी, अगर आप एफसी हैं तो आप एसीए क्यों लिखते हैं, ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। बीच में ना एक दफ़ा मैंने आईकेएफ की पेमेंट की। आईकेएफ ना सालाना हमसे पैसे मांगता है, जगह टैक्स भत्ता। जैसे आपसे सालाना एनुअल सब्सक्रिप्शन मांगता है ना कोई 3-3.5 हज़ार, ठीक है 3200, हमसे वो 32-35 हज़ार मांगते हैं साल का। ये मेंबर बनने की वो होती है ये जगह टैक्स। तो सालाना हमने वो देना होता है। मैंने तो कुछ और काम भी, ये कॉलेज के भी पैसे देने होते हैं, ये कॉलेज की 2-3 तरह की सब्सक्रिप्शन मिला के 2 लाख क्रॉस कर जाती हैं। तो हमने आईकेएफ को सालाना बहुत सारे पैसे देने होते हैं। तो हुआ ये कि एक दफ़ा मैंने आईकेएफ को जो एनुअल सब्सक्रिप्शन का टाइम है पेमेंट करके मैं ईजी होके बैठा हुआ था। कुछ 6-8 महीने बाद जो है ना वो अकाउंट में एक रिवर्सल आया, तो पता लगा कि उस वक्त कोई एरर आ गया था। तो देखा ये कि आईकेएफ की जो लिस्ट है उसमें मैं वो था ना दहंदगान वाले नहीं होते, वो टैक्स ना दहंदगान वाली लिस्ट में। मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आपका प्रोसेस हुआ ही नहीं था, आपकी तरफ से हमें पेमेंट नहीं आई। तो मैंने कहा क्या तरीका है, उन्होंने कहा जी आपको इतना जुर्माना देना होगा और आप दोबारा से अप्लाई कर दें। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जिस दौरान आपकी फ़ीस हमारे पास नहीं थी, आपका टाइम काउंटर नहीं चला। सीए करने के 10 साल बाद आप एफसीए हो जाते हैं अगर आप टीचिंग में हैं। अगर आप उसमें फर्म वगैरह में तो 5 साल बाद एफसीए हो जाते हैं, उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो मैं एफसीए के लिए एलिजिबल हो चुका हुआ हूँ, लेकिन वो जो उनके कानून है उसके मुताबिक। तो मैंने इसलिए ना ईमेल में एफसीए ज़रूर डाल दिया है कि भाई ईमेल के अंदर तो कोई भी कैरेक्टर कोई भी इस्तेमाल कर ले, आप भी लिख सकते हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो इसलिए नाम के साथ जो है ना वो मतलब चलो ईमेल तो आपने आगे के लिए बना ली। भाई मैं अगर वो कभी कहेंगे ये क्या है तो मैं कहूँगा जी ईमेल तो मैंने इसलिए बनाई, मैं एफसीए बन गया हुआ था और मैंने आगे अपना मतलब यही ईमेल चलाना था आगे तक। तो इसलिए ईमेल में एफसीए है, लेकिन नाम के साथ अभी एसीए लिखा है। कानूनी तौर पे जो है ना जब तक वो 6 महीने वाला वो टाइम पूरा नहीं हो जाता, मेरे ख्याल में शायद मार्च अप्रैल में पूरा हो जाएगा। वाह, मैं जन्नत बेच रहा हूँ और आप जो है ना वो थोड़ा सा शहद खाना चाह रहे हैं भाईजान। मतलब लेवल अप करें आप, जो है ना आप बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं। ये फिर ऐसे लोगों से ही तो वोट मिलते हैं। फिर कीमे वाला नान खिला दिया, इनको बिरयानी खिला दी, तो जो है ना दोस्तों तब आप मेयार बुलंद करें। हज़रत अली का कौल है, वो कहते हैं तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इससे कम पे मत बेचना। तो ज़रूर अपने आप को बेचें, ज़रूर बिक जाएं, लेकिन अपना एक लेवल रखें, एक ख़ास अमाउंट पे बिकें। 2 करोड़ नहीं, आप कहें 2 करोड़ बहुत हल्का है, मेरा गेम ही और है, मैं बहुत महंगे पे बिकूंगा। 10 करोड़ नहीं, मैं 10 करोड़ से भी ऊपर कहूँ, कितना जन्नत लेवल का, जन्नत देनी है तो बिक जाऊँगा। तो नफ्स की कीमत जन्नत है, इससे नीचे पे जो भी किया ना वो घाटे का सौदा है, ठीक है। बिरयानी तो बहुत ही हकीर सी चीज़ है ना, वो तो बिरयानी के लिए तो सिर्फ 8 टेस्ट देने हैं, सिर्फ 8 टेस्ट, और सिर्फ 3 फरवरी को याद से उस क्लास में पहुंचना है। अच्छा, ये जो मैंने प्लान बताया है ना, मेरी इंतहाई शदीद कोशिश है कि एग्जैक्टली जिस दिन जो लिखा हुआ उसको फॉलो किया जाए। कई दफ़ा चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, गवर्नमेंट अचानक से कह देती है जी 3 दिन के लिए बंद कर दें या इस तरह से करके। तो अगर कोई नागहानी ना आई या कोई खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है ज़िंदगी मौत के भी मसले और वो सारा कुछ है, अगर मैं वैसे ही मर जाऊँ बीच में तो फिर तो नहीं फॉलो होना।
ठीक है, कोई बहुत शदीद तबीयत ख़राब हो जाए। तो अदरवाइज़ अभी तक ऐसा रहा है कि जब हमने फास्ट ट्रैक में जो प्लान बनाया है तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम उसको फॉलो करें, और इस वक्त भी हमारी कोशिश यही होगी कि इसमें हर दिन को बाकायदा अच्छे तरीके से फॉलो करें। तो आप में से अगर कोई रिपीट कर रहा है या कोई प्री रिज़ल्ट का और वो इस वक्त मौजूद है, तो वो सिलेक्टेड डेज पे भी अगर आना चाहे तो वो सिलेक्टेड डेज पे भी आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली उस दिन वही टारगेट हो रहा होगा जो मैंने आपको दिखाया है। आप लोगों का एक ग्रुप बना होगा या बन रहा होगा या बन गया होगा, ये मुझे एक दफ़ा मैनेजमेंट से पूछना होगा। उस ग्रुप में आज का जितना डाटा मैं शेयर कर दूंगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो स्केजुअल है ये इधर तोड़ तोड़ के हमने देखा, स्लाइड्स की मजबूरी थी, वो एक पूरा सिंगल पेजर आपके पास होगा। हो सके तो आप उसका प्रिंट श्रिंट निकाल के आप अपने पास कहीं रख लें और उसके साथ टिक मारते जाएँ कि हाँ मेरा इतना टारगेट हो गया, इतना टारगेट हो गया। तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके हर दिन का क्या टारगेट है, चीज़ें किस तरह से चलेंगी। तो ये पैटर्न है, ये सवाल है, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी जी। आज हमने ब्रेक नहीं की क्योंकि आज हमने एक गो में ज़रा वो मोटिवेशन सेशन था, तो आज फ़ायदा ही होगा कि आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आगे जब हम ब्रेक किया करेंगे तो फिर आपको जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी जी। जी उनके जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो हम सबसे पहले किस सब्जेक्ट को लेके चलें। ये हर बंदे का अपना मिजाज है, कुछ को न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा टाइम ले रहा है और थ्योरी का टाइम ले रहा है तो फिर ये काम नहीं होना चाहिए। सेम गोज विद, अगर आपको थ्योरी इतनी पसंद है कि न्यूमेरिकल का टाइम खा जाए तो ऐसे नहीं है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो 3 पेपर्स उठा रहे हैं वो 3 पेपर्स का आप बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं। तो बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो मैं ये कहता हूँ कि 3 पेपर दे के 1 पेपर पास होने से बेहतर है कि 1 पेपर दिया ही ना जाए, 2 पेपर दें और दोनों कम से कम पास तो। बथेरे ऐसे कैफ के स्टूडेंट हैं जो 2-2 करके पेपर देते हैं और 2 साल में कैफ क्लियर कर लेते हैं, और अनलिमिटेड ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3-3 पेपर देते रहते हैं, पास नहीं होते। ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी कैपेसिटी कम है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्लो लर्नर हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपने रियलाइज़ नहीं किया कि आप स्लो लर्नर हैं। एक बच्चा ये मानता है कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, वो 2 पेपर उठाता है, कैपेसिटी के हिसाब से देता है, पास करता है, और एक बच्चा ओवर एफिशिएंट हो कि 3 से 4 पेपर उठाता है, 3-4 अटैम्प्ट देता है, तो 4 अटैम्प्ट बाद इस एफिशिएंट बच्चे का 1 पेपर पास हुआ होता है और वो स्लो लर्नर के सारे पेपर पास हुए होते हैं। ये एक अजीब सी क्वालिफिकेशन है जहाँ ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंट नहीं मेहनती आदमी चलता है। यहाँ नॉर्मली इंटेलिजेंट आदमी एकेडमिकली तेज़ होता है, लेकिन सीए के अंदर एकेडमिकली आगे बढ़ने के लिए जो मेहनती आदमी है वो ज़्यादा है। वो बंदा जो स्लो लर्नर है, वो जो मेहनती है, जो बार बार कोशिश करता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। और जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको चीज़ जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल हो सर ने क्या बात कर दी, रजिस्टर लिखना लो, मैं तो देखता हूँ मुझे याद हो जाता है, वो फिर बहुत ज़ोर से मुँह के बल गिरता है। और जो मेहनती बंदा है उसे पता होता है मैं ज़रा माठा हूँ, थोड़ा हल्का हूँ, कोई बात नहीं, सर कह रहे हैं, मैं सर के साथ साथ सर ने जो कहा फॉलो कर लेता हूँ, वो पास कर लेता है। तो यहाँ इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है, और आप इससे पहले एफएससी लेवल पे भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं, तो ये जहन में रखना है कि यहाँ इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम रिक्वायर्ड है और मेहनत ज़रा ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इंटेलिजेंस क्लास में समझने के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर उसके बाद याद करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सवाल करने के लिए, अब इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, FR1 में उसे टॉपिक समझ आ गया, 2 सवाल करके कहता लो जी गेम मेरी तो क्लियर है। और मेहनती बंदा को 11 सवाल कर लेता है। वो 11 सवाल करने वाले का ना सवाल करने का एक मिजाज बन गया होता है, वो पेपर में जाके टूटा बज्जा कुछ ना कुछ कराता है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है, पेपर वाला सवाल नहीं समझ आया तो बिल्कुल 0 पे बैठा होता है। तो इसलिए यहाँ हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिधर मैंने कमिटमेंट लिखी इसके साथ में हार्ड वर्क लिखूँ तो ये कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। कमिटमेंट और हार्ड वर्क, जो हमारे कंट्रोल में वो ये चीज़ें हैं। हार्डवर्क इज़ आप काम कितना कर रहे हैं, कमिटमेंट इज़ आपके अंदर आग कितनी लगी हुई है। बरकत फिर अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन अगर आप कोई एफर्ट ही ना करें और बस सिर्फ दुआ मांगते रहें कि बरकत आ जाए, आप बीलों में दाखिला मत भेजें, शदीद तरीन दुआएं मांगें, 5000 नफल पढ़ लें कि मेरा पेपर पास हो जाए। क्या होना चाहिए? क्यों इतनी दुआ मांग ली? मौजज़े तो हो जाते हैं, हो सकता है रिजल्ट आए तो आपका पास हुआ हो सकता है, लेकिन मालिक ऐसा करता नहीं। वो इंसान को कम से कम एक प्रोसेस से गुजारता है कि तुम कोशिश करो, आगे बरकत लगाना मेरे ज़िम्मे है। लेकिन अगर आप कोशिश ही ना करें, सिरे से कोशिश ना करें, तो फिर कहानी ख़राब है। तो हमने वो करना है जो हम कर सकते हैं। हमने एक चिंगारी जलानी अपने अंदर, और हमने फुल एफर्ट करनी है और पेपर देने की कोशिश करनी है।
और यकीन माने कि आपको वो एनर्जी जो मैं आपके अंदर बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ हर दिन मेरे अंदर नज़र आ रही होगी। जब आप ठंडे हो रहे होंगे तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश ये करना है कि हम साथ साथ मिलके चलें। फास्ट ट्रैक के बड़े अच्छे रिजल्ट थ्रू आउट हिस्टोरिकली हमारे पहले भी आते रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सामने जितने भी लोग हैं और जितने लोग कैमरा पे देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें से पास हो सकते हैं। सिर्फ वो ये सामने लिखी हुई बातों को फॉलो कर लें, क्लासेस डेली लें, रजिस्टर पर लिखें, टेस्ट दें, और ये सारा काम कमिटमेंट के साथ करें, हार्डवर्क के साथ करें। दरमियान में आपको मार्जिन मिलेगा, आप रिलैक्स भी रह सकते हैं। अब मैं मुखातिब हूँ उनसे जो एक आध पेपर दे रहे हैं, आप इजी रह सकते हैं, आप साथ अपने टीवी देख सकते हैं, आप दोस्तों के साथ फन टाइम कर सकते हैं। मुझे हर दिन के 2 घंटे क्लास में चाहिए और घर जाके आपके 3 से 4 घंटे। ये 3 से 4 घंटे इसलिए कि आपने लिखना है, लिखना ना होता तो शायद मैं कम टाइम कहता। तो हो सकता है किसी भी दिन घर जाके आप 2 घंटे में लिख के दोहरा के भी फ्री हो चुके हो। तो मैंने 3 से 4 घंटे कहा है, आपको अगर कम टाइम लग जाए तो कोई दुख की बात नहीं है। डन। एक दिन का काम अगले दिन पे नहीं डालना, क्योंकि फिर 2 दिन का काम 5 दिन के बराबर हो जाएगा। फोकस है ना, फिर जब काम ज़्यादा इकट्ठा होगा तो फिर आप पेंडिंग पे चले जाएंगे। इन कम से कम 20 दिनों में पेंडिंग लेक्चर वाला आपने काम नहीं करना। फेसबुक पे आपको बहुत सारे लोग अभी नजर आएंगे कैलकुलेट करते हुए, जी अगर किसी के 50 पेंडिंग लेक्चर हो वो क्या करे, 30 पेंडिंग लेक्चर हो तो क्या करे। आपने इस तरफ नहीं आना। डन। कोई चीज़ मिस हो गई, नहीं कर सके, इग्नोर कर दें, बस आप साथ साथ चलते रहें। जब रिवीजन क्लासेस आएंगी तो आप उस वक्त आपने कर लेना है। लेकिन ये ना हो कि मैं चल रहा हूँ किसी और चैप्टर पे और आप चल रहे हैं 2 चैप्टर पीछे, कि सर मेरा लेक्चर मिस हो गया था। आप दोबारा कभी भी क्लास के साथ आके नहीं मिल सकेंगे, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये नहीं करना, क्लास के साथ चलना है। जो दिन मिस हुआ कोशिश करें कि रात में उसकी लाजमी रिकॉर्डिंग देखें, अगले दिन क्लास के साथ आके खड़े हो जाए। नहीं कर सके वीकेंड पे कोशिश कर लेनी है। मैंने वीकेंड के करीब किसी वक्त सैटरडे में रिलैक्स रखा है, किसी दिन मंडे पे रिलैक्स रखा है, ताकि आपके पास कुछ कुशन आ जाए। जी, अब वीकेंड पे अगर घर गए हुए हों तो क्या टेस्ट ऑनलाइन हम सबमिट कर सकते हैं? जी, ये ऑनलाइन वाला फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल होगी। उसमें फिर यही है कि जब मैं आपका वेरी फर्स्ट टेस्ट डे होगा, वो तो क्लास में हो रहा होगा, तो नेक्स्ट डे आपको फिर नंबर भी बता दूंगा कि ये नंबर है एक साहब का, जिनको आप फिर व्हाट्सएप पे भी टेस्ट भेज देंगे, तो वो आपको चेक करके दे देंगे। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप फिजिकली उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ के टेस्ट दे रहे हो वहाँ बैठ के टेस्ट दें, ताकि एक माहौल सा बना हो। जी, हमारे पैटर्न से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, उसमें मार्क्स कैसे आते हैं? सैटरडे, इसी वीक जो सैटरडे, उसमें हमने जो वो रखा है ना, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, उसमें मैं सिनेरियो वाले सवालों को तोड़ के उसको कितने स्टेप्स में डिवाइड करना है, उसको लिखना कैसे, विद एग्जांपल्स में यहाँ पे करा रहा हूँ इंशाल्लाह। जी, और पेपर में तकरीबन 60% वो कहते हैं, फिर एमसीक्यूज भी होते हैं। आई कैन इजीली से कि तकरीबन आधा पेपर रट्टा होता है, और आधा पेपर जो है ना, पिछले पेपर में कोई 53 मार्क्स का रट्टा था 85 में से, और वो जो 15 एमसीक्यूज थे उसके अंदर भी 6-8 जो है वो रट्टे वाले थे। तो तकरीबन 60 नंबर पिछली दफ़ा रट्टे वाला था। बट मैं बहुत सेफर साइड कहूँ, 50 नंबर का रट्टा और 50 नंबर के लॉजिकल सवाल। जी जी, क्या ऑनलाइन पढ़ना अच्छा होता है या फिजिकल पढ़ना अच्छा होता है? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। मेरे रीसेंट 4-5 मेरिट सर्टिफिकेट सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के हैं। अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। शायद मैं ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं, असल में ये मिजाज पे डिपेंड करता है कि आपका मिजाज किस तरह का है, आप किस तरह से चलते हैं। वो लोग जो सेल्फ रेगुलेटेड है ना, जिनको पता है कि भाई मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, जिनको पता है मेरा ये टारगेट है, उनके लिए ऑनलाइन जन्नत है। उन्हें पता है हाँ ठीक है आज लेक्चर आया होगा, आज इतने बजे से, वो घर वालों को बताया होता है उन्होंने कि जी मेरे कॉलेज का लेक्चर 5 बजे तक अपलोड हो जाता है, मैं 6 से लेकर 8 बजे तक मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ, इस दौरान मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना। उनके घर वालों को पता होता है ये वाकई ही पढ़ रहा है बैठ के। उन्होंने घर में एक कमरा मुख्तस किया होता है या कॉर्नर मुख्तस किया होता है, जहाँ वो एक मेज़ कुर्सी रख के बैठे होते हैं, लैपटॉप पर लेक्चर ले रहे होते हैं, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जो सेल्फ रेगुलेटेड हैं, खुद से सीरियस बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको जब तक गैरत ना आए, जब तक शर्म ना आए, जब तक अपने आसपास कुछ और लोग ना नज़र आएँ, वो जब खुद से बैठ के घर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हिम्मत नहीं होती, फिर वो क्लास आते हैं तो उनको एक माहौल मिलता है। अगर आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप व्हाट्सएप भी साथ चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। और अगर उसी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ रही है, जिस सिस्टम पे लेक्चर चल रहा है, अचानक से आ गया फलाना हैज़ कमेंटेड ऑन योर स्टेटस,
अब लेक्चर में टीचर बेचारा फिर रहा है और आपका दिमाग गोल गोल घूम रहा है, पता नहीं क्यों उसने किया होगा, नहीं मैं तो इस वक्त लेक्चर पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं सोचूंगा। फिर लेक्चर के बीच में एकदम से पता नहीं क्या किया, क्या क्या कमेंट कर दिया होगा, फजूल बात ही की होगी, वो हमेशा ऐसे ही करता है। लेक्चर भाड़ में गया, आप उस नोटिफिकेशन क्लिक करके वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ उसके सवाल का जवाब देंगे, फिर उस पर गुस्सा करेंगे, फिर 4 और चीज़ें देखेंगे, फिर कोई रील सामने आ जाएगी, फिर कोई वीडियो चल पड़ेगी, फिर कोई तस्वीरें आ जाएंगी, सारा कुछ है। वापस पता लगेगा आज का टाइम तो ख़त्म हो गया पढ़ाई का, किताब बंद करते हैं, कल से पक्का पढ़ेंगे। तो जो कल से पक्का पढ़ेंगे ना, उसको ख़त्म करना है, उसको हमने करना है आज से पक्का पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन स्टूडेंट डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर एक स्टूडेंट सेल्फ सफिशिएंट है, सीरियस है और ख़ुद से चीज़ों को लेके चल सकता है, तो उसके लिए ऑनलाइन बड़ा अच्छा है। वो स्टूडेंट जिसको धक्के की ज़रूरत है, वो स्टूडेंट जिसको माहौल की ज़रूरत है, वो स्टूडेंट जो सोचता है कि घर बैठ के मैं कभी भी 2 घंटे खुद से नहीं पढ़ सकता, क्लास में आऊँगा मजबूरन टीचर सामने होगा तो थोड़ा सा शर्म करके शायद पढ़ना शुरू कर दूँ, तो सब कुछ लोगों को माहौल चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तो आप गलत बंदे से सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो 2015 से लोगों को ऑनलाइन के बारे में गाइड करता आ रहा हूँ कि ऑनलाइन बड़ा अच्छा मोड ऑफ एजुकेशन है। तो इसलिए मैं तो बहुत बाइस्ड हूँ, मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन शायद मैं उन लोगों को सोच के कह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे रेगुलेटेड है। तो इस वक्त ऑनलाइन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करें। जब आप फिजिकली आए हुए हैं तो दिस इज बेटर कि आप फिजिकली उसको साथ लेके चलें, अनलेस कि आपके प्रॉब्लम्स हो। मुझे एक बच्चे ने कहा सर ऑनलाइन का बड़ा फ़ायदा है, मुझे घर से कॉलेज तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता, ट्रैवल बैक नहीं करना पड़ता, मेरा 45 मिनट का रास्ता है दोनों तरफ आने जाने का, फिर मैं थक भी जाता हूँ, ख्वारी भी होती है, फिर खर्चा भी लगता है। तो उसने मुझे को इतने फ़ज़ाइल गिनवा दिए घर बैठ के लेक्चर लेने के। तो उसने कहा जितना टाइम मैंने सफ़र करना था उतने टाइम में मैं लेक्चर ले लेता हूँ सारे, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा आ जाता है, फिर मैं खुद से टेस्ट वो तैयार कर लेता हूँ, मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और मेरे वालिदैन का खर्चा भी कम लगता है। तो फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन ये वो बच्चा है जो बहुत सीरियस है अपने साथ, जो कि 80% लोग नहीं है। 80% से ज़्यादा लोग जो है ना वो नॉन सीरियस होते हैं, वो उतना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे क्लास में इस वक्त आधे बच्चे कम से कम मुड़ के घड़ी को देख चुके हैं, लेकिन आज घड़ी 4 बजा ही नहीं रही। आज जो है ना बहुत स्लो चल रही है। सोचें ये हर दिन इतनी स्लो चले तो उन 2 घंटों में कितनी बरकत होगी। तो कोई बात नहीं, मैं 50-55 मिनट बाद जब आप बहुत भारी होना शुरू हो जाएंगे तो मैं 10 मिनट की ब्रेक दे दिया करूँगा और 10 मिनट बाद ऐसे आया करूँगा जैसे आज हम पहली दफ़ा इकट्ठे हो रहे हैं और दोबारा उसी जोशो खरोश से अगला लेक्चर शुरू हो जाया करेगा। जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? जी, ये सारा ग्रुप में शेयर होगा। ये मैं जो स्लाइड्स हैं इसको मतलब ये रात के वक्त इसको मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ये सारी स्लाइड्स। और ये जो 1 पेजर है, ये जो अभी आपके सामने 2 टुकड़ों में है, वो 1 पेजर करके हम वो ग्रुप में डाल देंगे। जी, उन्होंने कहा जी टीचर बड़े मोटिवेटेड होते हैं, टीचर हर वक्त पूरा दिन एक्टिव होते हैं और हम जो है वो एक्टिव नहीं होते। इसकी एक फ़नी रीज़न है, हमें पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, आपको पढ़ने के पैसे नहीं मिलते। तो हमें पढ़ाने के पैसे मिलते हैं तो हम तो कहेंगे नोटू आए ज़्यादा से ज़्यादा जज्बाती, लेकिन खैर हम अगर ठंडे होकर भी पढ़ाएं तो भी नोटू तो आ ही जाने। उस सीनियरिटी का फ़र्क है। हमने ज़िंदगी में टकरें खा के समझ लिया है कि काम की चीज़ों पे तवज्जो देना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके वालिदैन या आपके टीचर जो आपको आज गाइडेंस बड़ी अच्छी देते हैं, हो सकता है बचपन में वो भी बड़े नटखट हो, वो शरारती हों, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के तजर्बों से एक बात सीख ली है कि हमेशा अपने काम पे ध्यान सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो कितना अच्छा हो कि आपको टाइम पे समझ आ जाए कि आपने अपने काम पे ध्यान देना है। तो जिसको जितनी जल्दी ज़िंदगी की समझ आ जाए वो उतना ज़्यादा कामयाब होगा। इन लेक्चर्स के दरमियान बीच बीच में मैं सोशल मीडिया से आपको भागने के तरीके भी बता रहा हूँ, आपको बार बार जो है वो डिस्करेज भी कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया मत यूज़ करें। तो बहुत सारी ऐसी डिस्टॉर्शन है जिसको ख़त्म कर लिया जाए तो स्टूडेंट के पास अनलिमिटेड टाइम आ जाए। आप लाइफ में से सिर्फ फेसबुक व्हाट्सअप माइनस कर दें तो 6 से 7 इजाफी घंटे आ जाएंगे। चूँकि सिर्फ ये वो टाइम नहीं है जो आप उस पर लगाते हैं, बल्कि वो टाइम जब आप सोचते हैं कि मेरी पोस्ट पे अभी तक क्यों नहीं रिएक्ट आया, जब अपनी स्टोरी को खुद ही चला चला के देख रहे होते हैं कि इसके व्यू क्यों नहीं बढ़ रहे। और भाई उसके व्यू अपने तरीके से बढ़ेंगे, वो मतलब आपके बार बार देखने से उसके व्यू नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो प्रेशर हर वक्त जहन में है ना, जब आप यहाँ बैठे बैठे एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, वो कबाड़ा कर रही है इस वक्त। उस वर्चुअल दुनिया से बचना है क्योंकि पेपर फिजिकल दुनिया में होना है। जी, तो मोटिवेशन तो मिल जाती है। वही बात है कि हमारे लिए मोटिवेशन ये है कि हमारे ऊपर बोझ है आप सारे लोगों का। मैं अगर ठंडा पड़ जाऊं तो आप लोगों का रिजल्ट ख़राब हो सकता है। आपके ठंडा पड़ने से आप अकेले का नुकसान है, मेरे ठंडे पड़ने से 100 लोगों का नुकसान है। तो मुझे तो अलर्ट रहना पड़ेगा, और अगर आप भी अलर्ट रह जाएँ तो किलिंग कम्बिनेशन है कि मुदई भी चुस्त और गवाह भी चुस्त। जी,
कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? कोई नहीं, घबराए बैठे हैं तो हर दिन आपने जो है ना वो ऐसे ही बर्दाश्त करना होगा, थोड़ा सा मुश्किल है जी। स्टूडेंट जो लेज़ी हो जाते हैं वो किस तरह से मोटिवेट हो? ठीक है, सारे बच्चे ना गालियां दे रहे हैं बच्चे यार अच्छा भला माहौल बना था, ख़त्म होने लगा था, भाई ने सवाल पूछ लिया। ये फास्ट ट्रैक तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रखेगा। अगर हमारी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्री रिजल्ट पढ़ रहे थे, क्योंकि आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं और टाइम गुजर रहा होता है और आपको पता होता है 5 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद एग्जाम है, तो आप थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। फास्ट ट्रैक इज डिजाइंड इन अ वे कि ये आपको ठंडा रहने ही नहीं देगा। तो अगर आप में से कोई लेजी है और वो प्री रिजल्ट पढ़ता रहा है तो वो सिर्फ पोस्ट रिजल्ट में डेली आए तो उसको ऑटोमेटिकली एहसास होगा कि यस उसको अलर्ट रहने की जरूरत है। डन। ये तो अगर टाइम में गुंजाइश होती तो हम इसको 3 घंटे का रखते और 1 घंटा मैं आपको सामने बिठा के लिखवाता और अपने सामने आपको होमवर्क करा के भेजता, लेकिन वो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता, टू मच हो जाता वो जो है ना वो कि बिल्कुल ही कॉलेज ही होमवर्क भी करा के भेज रहा है। तो शायद हो सकता है अगली दफ़ा हम ये भी करें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कहते हैं बस हर चीज़ बस टीचर करा दे। जी कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन नहीं? तो कल से हम इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कल हम चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 तो लीगल सिस्टम है, 2 से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है। हम ये शुरू के चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे बेस बनाने के लिए, आगे हमारी रफ्तार थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाया करेगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं।